अस्सलाम वालेकुम के एसके नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है किस गुल का संदेशा लाई हवा। नावल की राइटर हैं समरा बुखारी। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। सलाम दादी। जवाब में दादी ने पानदान से सर उठाकर आने वाले को देखा और तेवरी चढ़ाकर बोली, ये क्या सलाम दादी, यूं लगता है सलाम नहीं किया लठ मारी है। मेरा मतलब था अस्सलाम वालेकुम दादी जान। आपके साकिब ने संभल कर सलाम अर्ज़ किया। वालेकुम। खासी लापरवाही से जवाब देकर फिर से पानदान की जानिब मुतवज्जा हो गई। अब साकिब ने अपने बराबर में खड़े सईद की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में दादी की इस बेनियाजी पर तबसरा किया। आए होगे तुम दोनों इस बेहिदायत से मिलने। दादी की आवाज़ ने इन्हें फिर से मुतवज्जा कर लिया। कौन बेहिदायत? सईद के मुंह से निकल गया। जरार। और कौन? अब कि वो पूरी तरह इधर मुतवज्जा हुई और जरार की नालायकियों के किस्से सुनाने शुरू किए। अब यही देख लो, सुबह की नमाज इसने नहीं पढ़ी। मैंने जगाया तो कहने लगा जब आपकी उम्र को पहुंचूंगा तो मैं भी ऐसा ही नमाजी हो जाऊंगा। फिर जब नाश्ते के लिए जगाया तो भी नहीं उठा। कह दिया जब चीज़ चाहेगा खाऊंगा। अब तुम ही बताओ, यहाँ नवाब साहब के कौन से नौकर बैठे हुए हैं जो इसके उठने पर नाश्ता बनाकर खिदमत पेश करेंगे? जी जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। साकिब इस वक्त दादी का भरपूर साथ दे रहा था। अब आगे की भी सुनो। 11 बजे नाश्ते के लिए उठे हैं तो ये ज़िद के 2 अंडे खाऊंगा। एक फ्राई, दूसरे का ऑमलेट। अब घर में एक ही अंडा बचा था। कह दिया मैंने इस वक्त यही खा लो, कल 2 खा लेना। तो कहने लगा ज़िंदगी का क्या भरोसा, क्या पता आज ही फोत हो जाऊं। सुभान अल्लाह, क्या हकीकत पसंदी है। साकिब के मुंह से तारीफ़ी कलमात निकल गए, मगर दादी शिकायत में लगी थी, सुना नहीं। दोपहर को इसने चावल पकवाए, हालांकि सब लोग रोटी खा रहे थे। अब सो रहा है और उठेगा तो फिर वही तूफ़ान बदतमीज़ी। ए बेहिदायतो, तुम कैसे दोस्त हो, समझाते क्यों नहीं इसको? मेरा तो नाक में दम कर दिया है इसने। कितनी जान मारी इसकी तरबियत पर, मगर है ना वही ननियाल का असर। मजाल है जो कोई तमीज़ सीखी हो। और हाँ, अब नहीं सुनो, फरमाते हैं मैं तो ननियाल जाऊंगा, माँ से मिलूंगा। बहुत जुल्म सहे हैं मेरी माँ ने, अब मैं इनका अजाला करूंगा। अच्छा ऐसा बोलता है? साकिब ने आंखें पटपटाईं। तो और क्या, मेरे मुंह पर मुझे जालिम कहता है, हालांकि मेरा क्या कसूर था, इसकी माँ तो थी ही ऐसी। एक दिन भी किसी से बनाकर नहीं रखी थी इसने। अब जो तलाक हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मगर ये जरार, इसका बस चले तो मुझे कटहरे में खड़ा करके सज़ा सुना दे। ऐसा एहसान फरामोश हमारी तो 7 पुश्तों में नहीं गुजरा। बस ये ननियाली खून के करिश्मे हैं, तो आप जाने दें इसे इसके ननियाल। साकिब ने बज़ाहिर खलूस से मशवरा दिया। वाह मियाँ, ये तुमने खूब ही कही। पाल पोस कर जवान करें हम, और अब जो मुलाजिम हुआ है तो भाग रहा है माँ के पास। ना भाई ना, मैंने तो सोच लिया है, इसकी शादी अपनी नवासी शगो से करूँगी। कौन शगो? वही जो काली सी है। जरार अपने घर के हालात तो सुनाता ही रहता था। अब जो दादी ने इरादे का जिक्र किया तो दहल कर पूछ बैठा, हाय हाय मेरी फूल सी बच्ची, इसे भला कौन काला कह सकता है? इतना नमकीन हुस्न है, तुम्हें किसने कहा वो काली है? ज़रूर जरार ने कहा होगा। हाँ, खुद तो कोह काफ का शहजादा है ना जैसे। है तो शहजादा ही। सईद ने दबे लफ्ज़ों में ख्यालात का इजहार किया। हाँ, तो मेरी शगो भी किसी से कम नहीं। आजकल के लड़के तो गोरे रंग के पीछे पागल हो रहे हैं, जबकि असल हुस्न तो सलोनेपन में है। जी, बशर्ते कि अपनी बेटियों में हो। साकिब ने हाँ में हाँ मिलाई। फिर आपने क्या सोचा, भेज देंगी इसे इसकी ननियाल? मैं तो ऐसा कभी ना चाहूँगी। पूरी जादूगरनी है इसकी नानी। एक बार ये गया तो पलट कर नहीं आ सकेगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि कमरे से जरार निकल आया और मंदी मंदी आंखों से दादी को देखते हुए बोला, अच्छा तो हो रही हैं मेरे खिलाफ बातें, खूब शिकायतें लग रही होंगी। लो भला, मैं क्यों लगाऊं तुम्हारी शिकायतें? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है पराए लोगों के सामने तुम्हारी बुराई करने की? क्यों लड़कों, की है भला मैंने कोई ऐसी बात? जी हाँ, सईद ने जल्दी से सरसबात में और फिर नफ़ी में हिलाया। नहीं नहीं, दादी तुम्हारी बात नहीं कर रही थी, ये तो हमसे हमारी खैर खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। साकिब हंसी दबाते हुए बोला, आओ मेरे कमरे में आ जाओ। जरार इतना कहकर फिर अंदर चला गया। बच्चे, समझाना इसे कि नानी के यहाँ जाने का ख्याल दिल से निकाल दे। अब तक तो इसकी माँ का दूसरा निकाह भी हो चुका होगा। सुना है आजकल दादी से लड़ाई चल रही है। साकिब जाते ही इसके बिस्तर पर दराज हो गया और पूछा, छोड़ो इस किस्से को, तुम एक खुशखबरी सुनो। मुझे मेरी ननियाल का पता मिल गया है, मैं अनकरीब भावलपुर के लिए रवाना होने वाला हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी ननियाल भावलपुर में होती है? बस दुआ करो यार। बताने वाले ने कहा है कई साल पहले वो लोग भावलपुर में रहते थे, शायद अब भी वहीं होंगे। और इनके घर का एड्रेस तो नहीं मिल सका, मगर फिर भी इलाके के बारे में कुछ न कुछ अंदाज़ा हो ही गया है। तुम अकेले मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, साकिब ने कहा और सईद ने हाँ में हाँ मिलाई। चलो, ये तो और भी अच्छी बात है।
आज की डाक से मोमानी वकारो निसा का ख़त और भाई मोहसिन की शादी का कार्ड मिला था। नानी हम सब ज़रूर जाएंगे। अनीला, सबा और लुबना की खुशी काबिल दीद थी। खुद नानी भी इस उम्र में भी सैर व तफरीह की बेहद शौकीन थी, मगर बहू और बेटी इनसे बिल्कुल उलट थीं। बेटी हुसन आरा ने तो साफ इनकार कर दिया, जबकि बहू ने यह बहाना किया कि अगर मैं शादी पर चली गई तो पीछे से बच्चों के अब्बा को खाना कौन बना कर देगा। तुम दोनों तो सदा की सुस्त हो, खामोश उदास तबीयतें हैं तुम दोनों की। नानी को अफसोस हुआ। नानी हमारा तो इतना जी चाह रहा था। अनीला रोहनसी हो गई तो दिल छोटा क्यों करती है मेरी बच्ची। मैं जो हूँ तेरे साथ, हम सब खुद ही चली जाएंगी। हैं नानी, यानी कि आप और हम तीनों बहनें? हाँ तो और क्या। तुम्हारी अम्मी को भी कार्ड मिल चुका होगा, मेरा ख्याल है वो भी फैसलाबाद पहुंच जाएगी। वहाँ अपनी माँ से भी मिल लेना और खुशी में शिरकत भी कर लेना। दादी अम्मा, हम इमरान भाई को साथ ले चलते हैं, इनकी इकलौती पुत्री लुबना ने तजवीज़ पेश की। लो भला, इमरान को ले जाने की क्या ज़रूरत है, और वो मान थोड़ी जाएगा। इस पर तो अपनी पढ़ाई का भूत सवार रहता है। और तुम लोग घबराती क्यों हो, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। जवानी में बड़े सफ़र किए हैं मैंने, सब पता है मुझे। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। नानी की सलाहियतों से तीनों लड़कियां बखूबी आगाह थीं। वो खासी चाको चौबंद, जिंदा दिल और बहादुर खातून थीं। अपनी पोती और नवासियों से बड़ी दोस्ती थी इनकी। जो बात बच्चियां अपनी माओं से भी नहीं कर सकती थीं, वो इनसे झट से कह देती। और नानी बड़े अच्छे मशवरों से नवाजा करती। प्रोग्राम सेट हो चुका था, जिसके मुताबिक 3 रोज़ के बाद इन्हें फैसलाबाद के लिए गाड़ी पकड़नी थी। इमरान से कह दिया गया था, हम तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुम्हें साथ नहीं ले जा रहे, मगर स्टेशन तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओहो नानी, क्या ज़रूरत थी फैसलाबाद जाने की। हमारी कौन सी करीब की रिश्तेदारी बनती है। इमरान को ये लंबी चौड़ी रिश्तेदारियां जहर लगती थीं। बस तुम्हारी यही बातें मुझे गुस्सा दिला देती हैं। इस दुनिया में रिश्तों नातों के सिवा है ही क्या। अच्छा ठीक है, छोड़ आऊँगा स्टेशन पर, मगर तैयार ज़रा टाइम पर हो जाइएगा। मैं तो हमेशा वक्त पर ही तैयार हो जाती हूँ। अपनी बहनों को समझा दो, हमारी तो फिक्र ही मत करें नानी, हम आपसे भी पहले तैयार हो जाएंगे। अनिला ने भरपूर अंदाज में यकीन दिलाया। दादी जान, आखिर हम लोग शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग तो ज़रूरी है। लुबना ने अपने शौक़ का इजहार किया। लो भला, शॉपिंग की क्या मुसीबत लग गई। 3-4 रोज़ ही तो रहना है वहाँ, और क्या तुम्हारे पास इतने कपड़े भी नहीं कि 3-4 रोज़ गुजारा कर सको। मगर दादी जान, आखिर को शादी वाला घर है, फिर ख़ानदान भर में आप काफ़ी पॉपुलर हैं। सभी हमें देखेंगे कि हम आपकी नवासियों और पोतियाँ हैं। हाँ नानी, ये तो है, सबा ने भी इत्तेफाक किया। तो अब क्या नया खर्चा। मैं जिस कदर किफ़ायतशार हूँ, तुम तीनों इतनी ही फजूल खर्च हो। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है। ठीक है, इमरान के साथ बाजार चली जाना तुम। मगर इमरान ने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। अब नानी ने बेटी हुसन आरा और बहू से रुजू किया, मगर नाकामी हुई। और आखिर यही प्रोग्राम सेट हुआ कि वो तीनों नानी के साथ ही बाजार जाएंगी। नानी के साथ शॉपिंग कभी भी खुशगवार नहीं रही थी, क्योंकि वो भाव ताव बहुत करती थीं। अक्सर चीज़ें इतनी सस्ती लेकर उठती कि दुकानदार बाकायदा आंसू बहाने लगते। लड़कियों को बड़ी शर्मिंदगी होती इस जुल्म पर, मगर नानी का कहना था, मगरमच्छ के आंसू है, ये लोग होते बड़े मक्कार हैं, रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेचते हैं। तीसरे रोज़ वो लोग टाइम पर तैयार थीं और खासी पुरजोश थीं। नानी ने शाही टुकड़े, शामी कबाब और पराठे साथ ले जाने के लिए तैयार करवाए थे। इमरान बेटे, तू भी साथ चलता, देख तो हम कैसे मज़े मज़े के खाने खाएंगे। नहीं दादी, मैं मज़े के खाने छोड़ चुका हूँ, बहुत मोटा होने लगा हूँ। मौसम भी अच्छा हो रहा है, मैं तो कहती हूँ अब भी तैयार हो जाओ। नानी तरह तरह के लालच दे रही थी, मगर वो किसी तरह साथ जाने को तैयार नहीं था। ट्रेन में खासा रश था, मगर इन्हें अच्छी जगह मिल ही गई। खिड़की के साथ अनीला, फिर सबा, इसके साथ लुबना, और आखिर में नानी बैठी थी और बर्थ पर सामान रखते इमरान को मुसलसल हिदायत से नवाज रही थी। बेटे अम्मू, नाश्ता दान ज़रा सामने करके रखते, आखिर हमने रास्ते में खाना है। दादी सामने ही है। अच्छा, अब इतना भी सामने करके मत रख देना कि इधर ट्रेन चले, इधर ये मेरे सर पर आग गिरे। नहीं दादी, इतना सामने नहीं है। अच्छा, पानी का कूलर तो ठीक से रख दिया है ना। जी दादी, वो भी रख दिया है। अच्छा बेटे, ज़रा देख ले, इसकी टूंटी तो ठीक से बंद है ना। दादी, ट्रेन चलने वाली है, मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। इमरान इन बातों से तंग आ गया था। अच्छा खुदा हाफिज़, और सुनो, सीधे घर जाना। अच्छा दादी, खुदा हाफिज़। वो जल्दी से उतर गया। हफ्स बहुत है। नानी ने सफ़ेद चिकन की चादर के कोने को हाथ के पंखे की तरह झुलाया। नानी, रश भी तो बहुत है। अनीला को गर्मी लग रही थी। तो और क्या, लोग बड़े ही आवारा हो गए हैं, देखो तो यहाँ से वहाँ तक सर ही सर हैं। बंदा पूछे, अल्लाह मारो, ऐसी क्या आफत टूट पड़ी है जो सब के सब शहर छोड़कर भाग रहे हो। दादी, ये सामने वाली सीट पर सामान तो पड़ा है, मगर अभी तक आया कोई नहीं। मैं इधर न बैठ जाऊं।
लुबना को पूरी सीट खाली देखकर यूं फंस कर बैठना मुश्किल लग रहा था। हाँ हाँ लुबना बेटी ज़रूर बैठ जाओ। प्लीज़ लुबना, कहीं घर से बाहर लुबी अच्छा नहीं लगता। चलो अब क्या मुझे समझाओगी? और अनीला क्या मुंह उठाए इधर उधर देख रही हो? खिड़की ही खोल दो। नानी, खिड़की के ऐन सामने एक लफंगा खड़ा मुझे घूर रहा है। खिड़की का शीशा खोलते डर लग रहा है। लो भला, इसमें डरने की क्या बात है? ज़रा दिखाओ तो मुझे, कौन है खबीस? अभी तबीयत साफ़ किए देती हूँ। इतने में विसल हो गई, स्टेशन पर भगदड़ मच गई और वो लफंगा भी इस धक्कम पेल में इधर उधर हो गया। ये हमारी सीट है। अभी लुबना ने बैग से टेक लगाई थी कि 3 जवान जहान लड़के टपक पड़े। इस पर क्या नाम लिखा है कि तुम्हारी सीट है? नानी तो खुश थी इतनी खुली जगह मिलने पर, अब खासी बदमज़ा हो गई थी। हम अपना सामान तो रख कर गए थे मोज़ेज़ खातून। अंदाज इतना बाअदब हरगिज़ नहीं था जितना कि अल्फाज। तो खुद कहाँ गायब हो गए थे? ज़रूर उतर गए होगे स्टेशन पर। पता नहीं तुम लोंडो लपाड़ों को चलती ट्रेन पर चढ़ने का क्या शौक होता है? कोई हड्डी पसली टूट जाए या जान जाए, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ता, माँ बाप रोते रह जाते हैं। जी जी बजा अरशाद। इधर अब भी वही अंदाज था। लुबना मज़े से सीट पर बैठी थी। यकीन था नानी मैदान जीत जाएंगी, इन्हें अपना सामान उठाकर जाना पड़ेगा। अब उठ भी जाएं। सबसे आगे वाला फिर लुबना की जानिब मुतवज्जा हुआ। यहाँ से उठकर भला कहाँ बैठें? नानी चिल्लाईं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। देखो तो ज़रा कैसे बदलिहाज हैं। अरे तुम जवान जहान लड़के हो, कहीं भी जाकर जगह हासिल कर लो। नानी ने आंखें निकाली। जगह हो तो बात है ना, अगर जगह ही ना हो तो जवानी जहानी कुछ काम नहीं आती। तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो। नानी को इसके जवाब और बाकी दो की हंसी पर सख्त ताव आया। जी, मेरी दादी का भी यही ख्याल है कि मैं पाकिस्तान के चंद बदतमीज़ तरीन नौजवानों में से एक हूँ। अब उठे भी मेरी टांगें दर्द करने लगी हैं। आपके पीछे वाले ने लुबना को मुखातिब किया। लुबना जवाब देने के बजाय खिड़की से बाहर देखने लगी। चलो यार, ऐसी भी क्या बात है, इनके साथ ही बैठ जाते हैं, इतनी बड़ी तो सीट है। कहने के साथ ही वो बैठ भी गया। बराबर में बाकी दो भी टिक गए। जगह बहुत तंग हो गई। लुबना को उठना पड़ा। बैठे प्लीज़, अब कहाँ जा रही हैं? वो हंस रहा था। बदतमीज़, शर्म तो नहीं आती? लुबना इनके यूं हंसने पर शर्मिंदा होकर बोली। लब्बी, इधर आजा, ना मुँह लगा इन्हें। नानी ने गुस्से से इस लड़के को घूरते हुए लुबना का बाजू पकड़कर अपनी तरफ बुलाया। लब्बी, इसने दोहराया और बोला, कैसा नवा नकोर नाम है। अब बोले तो ये जूता उठाकर सर पर मारूंगी। बेहया, गैर लड़कियों के नामों पर तबसरा करता है। जरी, मेरा ख्याल है अब खामोश रहना ही मुनासिब होगा। साकिब ने इनके जूते पर नज़र रखते हुए जरार को मशवरा दिया। हाय कितनी गर्मी है, प्यास से बुरा हाल है। जरार ने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर फेरते हुए कहा। इसी वक्त ट्रेन चल पड़ी। झटका लगा और इसका सर खिड़की से टकराया। तीनों लड़कियां हंस पड़ीं। देखिए खातून मोहतरम, आपकी नूर चश्मियाँ मेरी हंसी उड़ा रही हैं। मना करें इन्हें वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? अब क्या बच्चियों के हंसने बोलने पर भी पाबंदी लगाओगे? जी तो यही चाह रहा है, मगर खैर। इसने शाने उचकाकर खिड़की खोल दी। गर्म हवा के थपेड़ों ने सबके चेहरों को बड़ी बेदर्दी से सहलाया। ओहो, ये खिड़की तो अब बंद कर दो, यूं तो सब झुलस कर रह जाएंगे। नानी ने सख्त गुस्से भरे अंदाज में जरार से कहा। क्या मुसीबत है? अपनी सीट पर अपनी मर्जी से बैठ भी नहीं सकते? जरार ने मुंह बनाकर शीशा गिरा दिया। हाय यार, किस कदर प्यास लग रही है, हलक खुश्क हो गया है मेरा। खातून मोहतरम, अगर इजाज़त हो तो एक गिलास पानी पी लूं? जूं ही नज़र कूलर पर पड़ी, एकदम ही जरार का लहजा एहतराम भरा हो गया। खबरदार जो हमारे पानी पर नज़र रखी। थोड़ा सा पानी है और सफ़र बड़ा लंबा। बच्चियों का साथ है, जो पानी ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगी? इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अगर ख़त्म हो गया तो जूं ही दरिया आएगा मैं जाकर कूलर भर लाऊंगा। लड़कियां हंस पड़ीं। नानी ने घूर कर देखा और बोलीं, जब दरिया आएगा तो जाकर पानी पी आना, हमारे कूलर पर क्यों नज़रें लगी हुई हैं? अगर मेरा प्यास के मारे दम निकल गया तो? वो निढाल सा होकर साकिब पर ढेर हो गया। पीछे हट के मरो, वरना तुम्हारे बोझ से तो मेरा भी दम निकल सकता है। साकिब ने धक्का देकर हटा दिया। नानी, आपने अपने हरे सूट के साथ दुपट्टा तो रख लिया था ना? अचानक अनीला को याद आया। हाय हाय, वो तो इस्त्री के स्टैंड पर रखा था, तुमने उठाया तो था न सबो? अचानक नानी परेशान हो गई। नहीं नानी, आपने मुझे कब कहा था उठाने को? बच्ची कभी कभी खुद भी अक्ल इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं होता इसमें। अब मेरे सूट का क्या फ़ायदा? रंग बरंगे दुपट्टे लेने से तो रही मैं। तुम तीनों को सिवाय बातें बनाने और खाने के कोई काम नहीं। आप तरबियत पर तवज्जो दें, यूँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जरार ने मज़ाहिर खलूस से दिल से मशवरा दिया। तुम्हें क्या, मेरी बच्चियां हैं, तरबियत करूं या ना करूं ये मेरा और इनका मामला है। मगर शामें तो बेचारे शोहरों की आएगी, आपको गायबाना कोसने दिया करेंगे।
कान खोलकर सुन लो लड़के, मैं फजूल की बात सुनने की आदी नहीं हूँ। अगर नरमी बरत रही हूँ तो नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। एक मशवरा ही तो दिया था मेरे दोस्त ने, नहीं पसंद तो ना सही। जरार ने कंधे पर प्यार से हाथ रखकर साकिब से कहा और सईद ने हाँ में हाँ मिलाई। अपनी तरबियत पर भी तवज्जो दें, जो आपके साथ ब्याही जाएंगी वो भी सर पकड़कर रोएंगी। अनीला को इसकी बात पर बड़ा गुस्सा आया था, कहे बगैर न रह सकी। अरे हमारी तरबियत कौन करेगा, एक दादी हैं, इन्हें खुद अभी तरबियत की ज़रूरत है। नानी ने जो इसको घरेलू हालात बयान करते पाया तो पूरी तरह मुतवज्जा हुई कि इन्हें बड़ा शौक था दूसरों के घरों की कहानियां सुनने का। जरार ने इनकी दिलचस्पी भांप ली और बोला, मोहतरम खातून, अगर आप मुझे फर्जंदी में लेने पर गौर करें तो मैं एक उलझी हुई शख्सियत से सुलझी हुई शख्सियत में तब्दील हो सकता हूँ। कि मैं देख रहा हूँ आप एक नहायत माकूल खातून हैं। क्या मतलब है आपका? बात का मफहूम समझकर लुबना धाड़ी और साकिब सईद बेसाख्ता हंसने लगे। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने इनके सामने वाली सीट पसंद की थी। अनीला को भी गुस्सा आ रहा था। हाय पानी पानी, मेरा दम निकलने को है। जूं ही बर्थ पर रखे कूलर पर निगाह गई, जरार को फिर प्यास सताने लगी। ए सबो बेटी, ज़रा उठकर कूलर को ढांप दे, मुझे लगता है ये ज़रूर नज़र लगा कर रहेगा। जी हाँ मिस सबो, आप अपनी नानी की बात पर ज़रूर अमल करें, इसकी नज़र बड़ी तेज़ है। ऐसा ना हो पानी पीते ही आपके पेट में मरोड़ उठने लगे। साकिब ने बज़ाहिर खलूस दिल से मशवरा दिया। मेरा नाम सबो नहीं है। वह दांत पीस कर बोली, फिर नानी से मुखातिब हुई। आपसे कितनी मर्तबा कहा है नानी, मुझे ये सब्बो वब्बो पसंद नहीं, सबा कहा करें मुझे। दफ़ा दूर प्यार से कहती हूँ तो बुरा लगता है। पता नहीं ये आजकल की लड़कियाँ ऐसी बदतमीज़ क्यों हैं। जी हाँ, मैं भी अक्सर इस बात पर गौर करता हूँ मगर समझ नहीं पाता। जरार की बात पर साकिब ने तायीद ज़रूरी समझी और बोला, जी हाँ, रात 12-1 बजे तक ये इसी बात पर गौर करता रहता है। अगर ये वक्त अपनी हालत पर गौर करने में गुजारें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लुबना ने जल कर कहा, लड़कियों तुम मुंह न लगो इन बेहिदायतों के, इन्हें तो बड़े छोटे की तमीज़ ही नहीं। वैसे क्या था जो आप मुझे 2 घूंट पानी पिलवा देती। जरार ने फिर कहा, इतना ज़रा सा तो कूलर है और तुम बार बार ज़रूर मांगोगे। जितना भी मांगे तब भी हमने नहीं देना। लड़कियां सख्त गुस्से में थीं और बस नहीं चल रहा था इसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें। ए अम्मा जी, ये पानी का कूलर आपका है क्या? पिछली सीटों से एक खातून रोते हुए बच्चे के हमरा इधर आईं और नदीदेपन से कूलर को देखा। जी हाँ, ये हम ही लोगों का है। जरार ने यूं जाहिर किया जैसे वो और नानी एक ही फैमिली हैं। तो भैया थोड़ा पानी तो देना, मेरा बच्चा प्यास से रो रहा है। जी बहुत बेहतर, अभी लें। वो उठा ही था कि नानी ने भड़कर इसका बाजू पकड़ लिया। खबरदार, मैं कहती हूँ खबरदार, जो तूने कूलर को हाथ लगाया, जाओ चली जाओ, कोई पानी नहीं है हमारे पास। तुम्हें खुद होश नहीं था, छोटे बच्चों का साथ है, सफ़र में प्यास भी लग सकती है। अब जो 2 घूंट हमारे पास है तो सब नज़र लगाकर बैठ गए हैं। अम्मा जी ज़रा सा दे देंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। खातून भी मिजाज की तेज़ थीं, बच्चे को एक से दूसरे पहलू पर किया और लड़ने को तैयार हो गईं। अजी पानी हमारा है, दें या न दें हमारी मर्ज़ी। साकिब ने नानी की हिमायत का ऐलान कर दिया। तोबा, क्या सोने का पानी है जो यूं कलेजे से लगा कर रखा हुआ है? जी नहीं, ये जागने का पानी है, जो एक बार पी ले रत जगह इसका नसीब बन जाता है। रातों को तारे गिनता है और दिन को इन्हें 2 से ज़रब देता है। क्या आप अपने बच्चे को अख्तर शुमार बनाना पसंद फरमाएंगी भाभी जान? जरार ने पूरी संजीदगी से पानी के ख़वास बयान किए और आखिर में सवाल किया। लड़के इनकी हिमायत कर रहे थे। नानी ने सोचा, इतनी गर्मी में लड़कर ब्लड प्रेशर हाई करने का क्या फ़ायदा, लड़ने तो दोनों को आपस में। और खामोशी से बैठकर खिड़की के बाहर के नज़ारे करने लगी। शक्लों से तो पढ़े लिखे लगते हो मगर ये नहीं पता किसी को पानी पिलाना बड़े सवाब का काम है। शक्लों पर मत जाएं, ये तो बड़ा धोखा देती हैं। और जहाँ तक सवाब की बात है तो अल्लाह के फजल से हम बड़े नेक हैं, छोटे छोटे सवाबों की तो परवाह ही नहीं करते। हाय हाय बेदीन, ए अम्मा जी, अपने बेटों को कुछ तरबियत तो कर देनी थी। इसने नानी के कंधे पर हाथ मारा तो वो उछल ही गई। बेटे होंगे तुम्हारे, तुम्हारी माँ के, एक तो फ़कीरों की तरह मांगने चली आई, ऊपर से बातें भी सुना रही हो। जाओ चली जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगी। हमारे भी हाथ बंधे हुए नहीं हैं। ओहो, अब जाओ भी, नानी कह जो रही हैं पानी नहीं मिल सकता। लुबना ने ज़रा सुलह जो लहजे में खातून की मिन्नत की, वो बड़बड़ाते हुए वापस चली गईं। वैसे नानी, अगर आप थोड़ा सा पानी बेचारे बच्चे को दे देती तो क्या हो जाता। खातून के जाने के बाद लड़कियों ने दबे लफ्ज़ों में नानी को इनकी ज़्यादती का एहसास दिलाना चाहा। चुप करो, खबरदार जो मेरे किसी मामले में तुम लोग बोली। तुम नहीं जानती, लोग बड़े नदीदे होते हैं। एक को पानी दे देती तो यहाँ कतार लग जाती। पिछली सीट पर और भी काफ़ी बच्चे बैठे हैं, सब पानी के लिए जिद शुरू कर देते।
जरार और साकिब ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों आंखों में नानी की दूरअंदेशी को सराहा। फिर एक जुबान होकर बोले, मोहतरम खातून, क्या आप हमें अपनी शागिर्दी में लेने की नवीद सुना सकती हैं? सच हम इन चंद घड़ी की मुलाकात में आपसे असहद इम्प्रेस हो गए हैं। बात न करो तुम लोग मुझसे। फिर लड़कियों से बोली, और इस कमबख्त औरत को देखो, इन्हें मेरे बेटे समझ बैठी। आप दिल पर ना लें मोजिज़ खातून, होते हैं कुछ लोग आंखें रखते हुए भी अंधे। अब देखिए ना, वैसे तो हम आपके बड़े भाई लगते हैं। लड़कियां एकदम से हंस पड़ीं और नानी लड़कों को छोड़कर इन्हें डांटने लगी। मौका महल नहीं देखती, ना ही वक्त की नज़ाकत को समझती हो, बस मुंह फाड़कर हंसना शुरू कर देती हो। तुम लोगों ने कभी सफ़र किए हों तो अंदाज़ा होना सफ़र की सोबतों का। तो आप क्या महकमा सियाहत में रही हैं? जरार के लिए खामोश रहना हमेशा से ही मुहाल रहा था। सईद और साकिब के साथ साथ कुछ और मुसाफिर जो खातून से लड़ाई के बाद इधर मुतवज्जा हो गए थे, हंस पड़े। नानी जलाल में आ गई। तुम समझते क्या हो मुझे? मैं कोई घरेलू अहमक औरत नहीं हूँ जिसकी सारी उम्र घर की चारदीवारी के पीछे गुजर जाए। पता ही ना हो कि बाहर की दुनिया होती कैसी है। मैं तो स्कूल टीचर रही हूँ, पता नहीं कितनी जगह तब्दील हुई, कितने सफ़र मैंने किए, सब जानती हूँ। बड़े बड़े चालाक लोगों से पाला पड़ चुका है मेरा। और तुम तीन कल के लोंडे, तुम्हारी तो मेरे नज़दीक कोई वक़्त ही नहीं है। अच्छा, तो आप टीचर रही हैं, क्या पढ़ाया करती थीं? तुमसे मतलब? इन्होंने आंखें दिखाईं। कमाल है, हम सुलह सफाई की कोशिश कर रहे हैं, आप हैं कि मानती ही नहीं। अभी कुछ देर पहले सिर्फ आपके लिए हमने इस खातून से लड़ाई लड़ी, हालांकि दिल में हम इससे मुत्तफिक थे। बल्कि मेरा इरादा तो ये था, ज़रा आपको गाफिल पाऊँ तो पानी दे ही दूँ इसे। सईद ने अपनी राय का इजहार करके इन्हें मज़ीद चौकन्ना कर दिया। हाय हाय, तो तुम लोग चोर उचक्के भी हो? लड़कियों, तुम बहुत ही लापरवाह वाक़या हुई हो, मगर कान खोलकर सुन लो। अब जो लापरवाही बरती तो बड़ा नुकसान होगा। कीमती सामान से हाथ धोने पड़ेंगे कि इस सफ़र में 7 चोरों का है। तो सामान कीमती भी है, जरार ने भारी आवाज़ में कहकर सर इस बात में हिलाया। लड़कियां बिल्कुल खौफजदा नहीं थीं कि इन्हें ये लड़के चोर उचक्के हरगिज़ नहीं लग रहे थे। खबरदार जो हमारे सामान पर नज़र रखी, मैं कह देती हूँ हाथ तोड़ दूंगी तुम लोगों के। नानी टिकट निकाल लें। वो देखिए, टिकट चेकर आ रहा है। अनीला ने तवज्जो हटाई। ये तो निकाल लेंगे, अभी तो इस सिरे पर खड़ा है, दरमियान में कितने ही लोग हैं। और बच्ची, तुम ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान क्यों हो जाती हो? पर सुकून होकर बैठो। जी अच्छा। वो फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर के बाद टिकट चेकर इन तक आ गया। सईद ने तीनों के टिकट चेक करवाए। अब वो नानी की तरफ मुतवज्जा हुआ। नानी ने अनीला को इशारा किया कि वो अपने शोल्डर बैग से टिकट निकाल दे। मगर मेरे पास तो नहीं रखवाए थे आपने? यहीं रखवाए थे। एक तो आजकल की लड़कियों के हाफजे बड़े कमज़ोर हैं, कुछ देर पहले की बात याद नहीं रहती। घर जाकर याद करवाना, मैं तुम्हें बादामों का हलवा बनाकर दूंगी। नानी, टिकट तो यहाँ नहीं है। मारे घबराहट के अनीला ने सारा बैग देख डाला और दुहाई दी, जी लगा दें हम पर इल्ज़ाम, हमने उड़ा लिए होंगे। जरार ने कहा, मगर नानी मुतवज्जा नहीं थी। अब वो सबा से कह रही थी कि वो अपना बैग चेक करे। टिकट यहाँ से भी बरामद नहीं हुए। तीनों लड़कियों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अलबत्ता नानी का इत्मीनान काबिल दीद था। अब लुबना अपना बैग चेक कर रही थी। सारे मुसाफिरों की निगाहें इन पर थीं। टिकट यहाँ भी नहीं पाए गए तो नानी उठ खड़ी हुई। तोबा, ऐसी निकम्मी लड़कियां, और घबराहट ऐसी तारी है कि रंग पीले पड़ गए हैं। जब सच्ची हो, जानती हो टिकट लिए थे तो फिर घबराना कैसा? लाओ मैं बैग चेक करूं। वो अनीला की तरफ बढ़ी तो जरार ने इनकी चादर का कोना पकड़ लिया। यहाँ गिरा लगी हुई थी। इसने इशारे से लुबना से कहा कि वो गिरा खोलकर देख ले, और वाकई टिकट यहाँ से बरामद हो गए। लड़कियों की जान में जान आई जबकि वो कह रहा था, आप लोग घर जाते ही अपनी नानी के लिए बादामों का हलवा तैयार कीजिएगा, इनकी याददाश्त काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये तैयार करेंगी बादामों का हलवा? मैंने तो टिकट अनीला को दिए थे, इसी ने मेरी चादर के कोने से बांध दिए होंगे। वो अपना कसूर मानने को तैयार नहीं थी। लड़कियों ने भी बहस मुनासिब नहीं समझी। वाह, मैं तो आपका गर्विदा होता जा रहा हूँ, हमारा भी यही हाल है, साकिब ने झूम कर कहा। इतने में झटका लगा और ट्रेन रुक गई। आय है उजाड़ बयाबां, यहाँ क्यों रोक दी ट्रेन? नानी ने हैरत का बाआवाज़ बुलंद इजहार फरमाया। शायद ड्राइवर ने महबूबा से मिलने को यही पॉइंट तय किया हो। देखिए नहीं, ये जगह जालिम समाज की पहुंच से काफ़ी दूर है। ये पंखे चल रहे हैं या बंद हैं? इन्होंने छत की जानिब देखा और बंद पंखों को देखकर रेलवे वालों की अगली पिछली नस्लों को कोसा। ओ भाई, तुम कहाँ चली? वो खड़ी हुई तो नानी ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, पानी पीना चाह रही थी। अच्छा पी लो, मगर देखो इतना ही डालना जितनी ज़रूरत हो, ज़्यादा पानी डालकर बाकी ज़ाया मत करना। अच्छा नानी। इसने पानी का गिलास भरा। जब मुंह को लगाने लगी तो नज़र जरार की जानिब उठ गई। वो निहायत ही तरसी हुई निगाहों से गिलास की जानिब देख रहा था। लुबना के हाथ से पानी का गिलास छूटा और नानी की गोद में जा गिरा। हाय मैं मर गई, वो जाने क्या समझी बदहवास हो गई। लुबना ने जल्दी से गिलास उठाया और बोली, ये सब इसका कसूर है, यूं पानी को घूर रहा था, गिरना तो था ही।
हाय शुक्र करो बच्ची, ये पानी तुमने पी नहीं लिया, नज़र लग गई थी इसकी बस। अब बैठ जाओ, पानी मत पीना। मगर मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल है, वो रो देने को थी। कभी बड़ों की मान भी लिया करो, नज़र लग गई है पानी को, पियोगी तो पेट में दर्द उठेगा। 2 घूंट पी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं पीऊँगी। इसे वाकई सख्त प्यास महसूस हो रही थी। मैं कहती हूँ खबरदार, अगर इस वीराने में पेट में दर्द हो गया तो मैं कहाँ से इलाज करवाती फिरूंगी। लुबना ने गुस्से से इन मुस्कुराते लड़कों को देखा, फिर मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। मगर ज़्यादा देर बैठना मुहाल था। एक बार फिर पानी पीने की तकरार करने लगी, जबकि नानी किसी सूरत राजी नहीं थी। एक तरकीब हो सकती है, अनीला ने सोचकर मशवरा दिया। क्या जल्दी कहो, मैं तो मर रही हूँ प्यास से। पहले इस नदीते को पिला दो, फिर खुद पी लेना। लुबना ने इजाज़त तलब नज़रों से नानी की तरफ देखा। वो खामोश रहीं। इसका मतलब था इस तजवीज़ से मुतफिक हैं। बस इस शरीर लड़के से शिकस्त का गम बोलने से रोक रहा है। लुबना ने उठकर पानी का गिलास भरा और दे मारने के अंदाज में जरार को थमा दिया। इसने पानी पिया, जो बाकी बचा वो साकिब की जानिब बढ़ाया और बोला, तुम दोनों भी एक एक घूंट पी लो, ये तबरक है। फिर कहाँ ये नेक खातून मिलेंगी और हम इनके यहाँ का पानी पियेंगे। हाय ये शफकत, ये इनायत ताउमर याद रहेगी। दुआ है मिस लब्बी आपको बार बार प्यास लगे, ज़्यादा मत फैलें, और ख़बरदार जो मुझे लब्बी कहा तो। वो ग्लास झपट कर पीछे हट गई। ये ट्रेन आखिर क्यों नहीं चल रही। नानी को अब शदीद कोफ्त होने लगी थी। शायद ड्राइवर को भी प्यास लगी है। लड़के देख रही हूँ तेरी बदतमीजियाँ हद से बढ़ रही हैं। ऐसा न हो मैं तुझे डब्बे से उतरने पर मजबूर कर दूँ। मजबूर क्यों, आप हुक्म करें तो मैं चलती ट्रेन से नीचे उतरने पर भी तैयार हूँ। ये और बात कि फिर मेरी रूह बल्कि बदरू सारी उम्र आपके सर पर चढ़ी रहेगी। तुम समझाते क्यों नहीं इन दोनों को। इस सारे वक्त में इन्होंने सईद को कम गो और मासूम महसूस किया था, इसी से शिकायत की। इसने डाइजेस्ट से निगाह उठाई और बोला, ये बहुत पहुँचे हुए हैं। एक ज़माना आएगा जब लोग इनकी आवाज़ सुनने को तरसेंगे। आप तो खुश नसीब हैं जो इनकी गुफ्तगू सुनने की सादत हासिल कर रही हैं। दफ़ा दूर तीनों एक ही जैसे हैं। नानी खाना कब खाएंगे। जरार की निगाह अब इनके नाश्ता दान पर थी और लड़कियों की देखा देखी वो भी बड़ी मोहब्बत से नानी कह रहा था, हाय कमबख्त, अब क्या नाश्ते पर नज़र है। इन्होंने झिल्लाकर कहा, जी भूख लगी है। बड़ी मासूमियत से जवाब आया, भूखे नंगे हो क्या, घर में खाने को कुछ नहीं था कि सफ़र में साथ ले आते। जब आप जैसी नेक दिल नानियों से सफ़र में मुलाकात की तवक्का हो तो फिर ख्वामखा इतना सामान उठाकर चलना फजूल होता है। मैं नहीं हूँ तुम्हारी नानी वानी, और ख़बरदार जो हमारे खाने पर नज़र रखी, एक ने वाला भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। एक तो गर्मी इतनी है, फिर ये ट्रेन रुक गई है, और सबसे बढ़कर तुम अजाब की सूरत हम पर उतरे हो। यूं तो न कहें, आखिर हम भी किसी के दिल के टुकड़े और आंखों की ठंडक हैं। साकिब को जैसे इनकी बात ने असद सदमा पहुंचाया था, तो बैठे रहते ना इन्हीं के पास। हमारी जान खाने ट्रेन पर क्यों चले आए हो। इतने में क्रॉस हुआ और इसके बाद इनकी ट्रेन भी चल पड़ी। शुक्र है खुदाया, वरना तो यूं लग रहा था अब हमेशा यहीं खड़ी रहेगी। लबी तुम ज़रा बहन के साथ हो जाओ, मुझे नींद आ रही है, ज़रा झपकी ले लूँ। हाय अल्लाह दादी, यहाँ जगह कहाँ है, हम तो पहले ही एक दूसरे पर चढ़ी बैठी हैं। तोबा कैसी खुदगर्ज बेटियां हैं आपकी। आप इधर हमारी सीट पर आ जाएं, हम खड़े हो जाते हैं। नानी चुप ही रहीं। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वह सचमुच ये कुर्बानी देने को तैयार है या मजाक कर रहा है। आंखें मूंदी, मुंह पर चादर डाली और ज़रा देर के बाद इनके खराटे गूंज रहे थे। आपको वाकई भूख लगी है। नानी के सो जाने के बाद अनीला ने इससे पूछा। असल में इसे ये लड़के अच्छे लगे थे। शौक़ शरीर बेशक थे, मगर लड़कियों पर एक बार भी गलत नज़र नहीं डाली। ज़्यादातर नानी से ही मजाक में लगे रहे। आप हमसे पूछ रही हैं। तीनों ने पहले इधर उधर देखा, फिर हैरत से कहा, जी हाँ। वो हंस पड़ी और जरार ने बेहोशी की शानदार अदाकारी का मुजाहरा कर डाला। चलो खस कम जहाँ पाक, ये तो बेहोश हो गया है। कोई पता नहीं इसी आलम में जहाँ फ़ानी से कूच कर डाले। आप मुझे तो कुछ खाने को दे ही दें, साकिब ने कहा। अनीला इस बात में सर हिलाकर उठी और कबाब पराठे निकालकर इन दोनों को दिए, फिर अपने लिए भी निकालने लगी। हाय ये कबाबों की खुशबू क्या जन्नत में आ रही है। जरार ने आंखें खोली। हाँ, फरिश्ते तुम्हारे लिए बारबेक्यू का इंतज़ाम कर रहे हैं। साकिब ने प्यार से इसके बाल सहलाए। ये लीजिए। अनीला ने मुस्कुराकर प्लेट इसकी जानिब बढ़ाई। यकीन नहीं आ रहा आप अपनी नानी की नवासी हैं। प्लीज़ अब जल्दी से खा लें, नानी जाग गई तो नाराज़ होंगी। अनीला को नानी का खौफ भी था। वाह वाह क्या जायका है, क्या यह आपने बनाए हैं। जरार तारीफ़ कर रहा था। नहीं, ये मेरी खाला ने बनाए हैं और वो आपकी वालदा की उम्र की होंगी। अनीला की बात पर इसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, आपकी मेहरबानी सारी उम्र याद रहेगी। लब्बी ज़रा पानी तो पिलाओ, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। इसने आंखें दिखाई, फिर उठकर कूलर से पानी निकालने लगी। दुआ करो इस वक्त नानी की आंख न खुल जाए, वरना नवासियों की इस बगावत पर क़यामत ढा देंगी। साकिब ने सोई हुई नानी को देखकर सरगोशी की और दोनों ने इस बात में सर हिला दिया।
नानी की जब आंख खुली, ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी हुई थी और डब्बे में भांत भांत की आवाज़ें थीं। कुल्फियाँ, खोए वालियाँ, जूस बोतलें और दूसरी अला बला फ़रोख्त करने वालों के साथ साथ फ़कीरों की टोली, चढ़ने और उतरने वालों का रश। तौबा, इतनी गर्मी में छोटे बच्चों के साथ सफ़र करने की क्या तुक है। आवाज़ें नानी को सख्त नागवार गुजर रही थीं। जरार ने स्प्राइट की बोतलें खरीदी और सबसे पहले नानी की तरफ बढ़ाई। इन्हें यकीन नहीं आया कि वाकई इन्हीं को दे रहा है। मासूम नानी ये नहीं जानती थी कि इनके सोते ही यहाँ क्या हुआ है। लीजिए ना नानी जान, वो बड़ी मोहब्बत से कह रहा था। तुम ही को मुबारक हो, मैं नहीं पीती। क्या पसंद नहीं है? हाँ, ऐसा ही समझ लो। वो इधर उधर देखने लगी। इसने बोतल लुबना को थमा दी, फिर अनीला और सबा को भी दी। नानी मारे हैरत के चुप ही रहीं। फिर जब इसने इनके लिए जूस खरीदा तो इनकार नहीं कर सकी। बच्चों, खाना खाओगे? जूं ही ट्रेन चली, नानी ने भी मिजाज बदलकर अपनायत का मुजाहरा किया। खाना कौन खिलाएगा हमें खाना? जरार उदास हुआ। हम लोग लेकर चले थे। बच्चियों, तुम्हें भी भूख लगी होगी। नहीं नानी, हमने खा लिया था, आप खाएं। अच्छा, मुझे नाश्ता दान उतार कर दो। शर्म ना आई अकेले अकेले खा लिया? सामने भाई बैठे थे, इन्हें भी सलाह मार लेती। इससे पहले के जवाब में लड़कियां कुछ कहतीं, साकिब और जरार ने ऊंची आवाज़ में इस तपते मौसम पर तबसरा शुरू करके नानी की तवज्जो अपनी जानिब मुतवज्जा करवा ली। नानी ने बड़े प्यार से इन्हें कबाब, पराठे और शाही टुकड़े पेश किए, जो लड़कियों के घूरने की परवाह न करते हुए इन्होंने कबूल किए और तारीफ़ों के पुल बांधते हुए खा लिए। नानी ने 2 मरतबा नाश्तादान का जायज़ा लिया। इन्हें हैरत थी कि खाना तो काफ़ी ज़्यादा लेकर चली थी। लड़कियों ने इतना ज़्यादा कैसे खा लिया कि अब लड़कों को देने के बाद कुछ ना बचा था, मगर लड़कियों को कुछ कहकर शर्मिंदा करना भी मुनासिब नहीं समझा। खामोशी से खाना खाया और एक मरतबा फिर सोने की तैयारी करने लगी। पढ़ती हैं आप? नानी के सो जाने के बाद इन लोगों के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। जी, बीए कर रही हूँ। मेरे वालिदैन तो एक कस्बे में रहाइश पजीर हैं। मैं पढ़ाई की वजह से ही नानी जान के पास रहती हूँ। अनीला ने तफसील से बताया। और लब्बी, आप क्या करती हैं? साकिब ने मुस्कुराकर लुबना की जानिब देखा, जबकि जरार अनीला से मज़ीद तफसीलात हासिल करने में लगा हुआ था। मेरा नाम लब्बी नहीं है, मगर आपकी दादी तो आपको इसी नाम से पुकार रही थीं। तो ज़रूरी नहीं हर कोई इसी नाम से पुकारे, मुझे सख्त बुरा लगता है। अच्छा, फिर जो नाम पसंद है वही बता दें। आप ज़्यादा ना फैलें, इतने मासूम हैं नहीं जितने बन रहे हैं। 2 मरतबा खाना खा गए हमारा। दुगना बुरी बात। अनीला को ये बात अच्छी नहीं लगी। सबा ने भी समझाया तो वो खामोश हो गई। आप बोलिए, अच्छा बोलती हैं, मैंने तो ज़रा भी बुरा नहीं माना। आप तीनों कज़न हैं या भाई? लुबना ने पूछा। ना कज़न ना भाई, मगर भाइयों और कज़न से बढ़कर हम दोस्त हैं। हर दुख सुख में एक दूसरे के शरीक। जी, ये दोनों तो हैं एक दूसरे के शरीक, मुझे ज़बरदस्ती साथ खींच लेते हैं। सईद ने मुंह बनाया। बको मत, अगर पछता रही हो तो यहीं से वापस हो जाओ। दोनों इसके पीछे पड़ गए। मगर जाऊं कहाँ? मुसीबत तो तुम दोनों के बगैर रह भी नहीं सकता। तब इन दोनों ने फ़ख्र से लड़कियों की तरफ देखा और बोले, ये होती है मोहब्बत। आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ख़जाने की तलाश में निकले हैं। दुआ करें मिल जाए और मैं भी अमीर हो जाऊं। जरार की बात पर यकीन नहीं आया, मगर अनीला और सबा एक दूसरे को देखकर रह गईं। बोली कुछ नहीं, जबकि लुबना हंस पड़ी और बोली, क्या आप बहुत गरीब हैं? ये दोनों तो नहीं, अलबत्ता मैं बहुत गरीब हूँ। जरार अचानक ही बेहद संजीदा हो गया। साकिब ने जो ये हालत देखी तो इसे एक धप रसीद की और बोला, जरी मुझे लगता है मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। वो जो खिड़की से बाहर आम का दरख्त है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जरार भी अपनी जून में वापस आ गया। क्या वही जिस पर आम भी लगे हुए हैं और एक काला सा परिंदा भी बैठा था, है ना? हाँ हाँ वही। साकिब ने सर इसके कंधे पर फेंक दिया। वो तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा था। सईद ने सर डाइजेस्ट से उठाया और बोला, आम का दरख्त नज़र ना आना तो अंधेपन की अलामत है। कुछ फ़िक्र करो अपनी। फ़िक्र की क्या बात है? हम तुम्हारी एक एक आंख ज़बरदस्ती अतिया में वसूल करके लगवा लेंगे। हाँ, फिर तुम्हारी इन रिसालों से भी जान छुट जाएगी। साकिब ने डाइजेस्ट छीन कर जरार को पकड़ा दिया। ट्रेन फिर एक स्टेशन पर रुक चुकी थी और गर्मी का जोर काफ़ी ज़्यादा हो गया था। नानी के करीब ही एक शरबत वाला आकर चिल्लाया तो इनकी आंख खुल गई। फैसलाबाद आ गया है क्या? इन्होंने मंदी मंदी आंखों से इधर उधर देखा और लड़कियों से पूछा, अभी कहाँ नानी? ये ट्रेन जगह जगह तो रुक जाती है, पता नहीं कब जाकर हम वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, तो आप लोग फैसलाबाद जा रही हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। साकिब ने मुस्कुराकर इत्तला दी। आप तो यूं खुश हो रहे हैं जैसे हम एक घर में भी जा रहे हों। लुबना इसकी आंखों की तहरीर पढ़कर सिमटते हुए बोली, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, क्या पता वो वक्त भी आ जाए। आप पढ़ती हैं सबा? जरार को यह मासूम सी लड़की बड़ी प्यारी लग रही थी। जी हाँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, बस बीए करूँगी फिर जॉब ढूंढूंगी। इसने ज़्यादा ही तफसील से बता दिया, जबकि नानी इस वक्त आकर खड़ी होने वाली खातून के दुपट्टे पर बनी कुरैशिया की बेल जहन में महफूज करने में लगी हुई थी। बहुत शौक है जॉब का? जरार मुस्कुराया।
जी नहीं, शौक तो इतना सा भी नहीं, बस मजबूरी है। सबा काफ़ी उदास हो गई। कोई मजबूरी नहीं है सबा, मेरी जान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? अनीला ने बात मुकम्मल ही नहीं होने दी, इसे अपने साथ लगाकर समझाने लगी। पता नहीं क्या गुजरी है इस भोली भाली सी लड़की पर। जरार जानना चाहता था, मगर कैसे और किस लिए? वो आखिर एक अजनबी लड़की के लिए क्या कर सकता था? कुछ देर बाद अनीला ने जरार की तरफ देखा और बोली, बहुत छोटा दिल है इसका, ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती है। मैं इतना समझाती हूँ मगर पता नहीं क्यों ये समझती ही नहीं, हालांकि इतनी ज़हीन लड़की है। आप बहन हैं इसकी। चूँकि ये दोनों बुज़ुर्ग खातून को नानी कह रही थीं, इसलिए जरार ने यह अंदाज़ा लगाया था। नहीं, हम खालाजाद बहनें हैं। ये तो शुरू से नानी और बड़े मामू के साथ रहती हैं, जबकि मैं पढ़ने के लिए आई हुई हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मेरा मतलब है आपके वालिदैन। जरार ने बड़ी संजीदगी से पूछा, मगर इसकी आंखों के रंग अनीला को गड़बड़ लगे। आपको क्यों बताऊं कहाँ रहते हैं? वो हंस पड़ा और बोला, चलिए ना बताएं, हम खोज ही लेंगे। क्यों, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई है? आपको क्यों बताऊं? जरार ने शाने उचकाए और मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन इस छोटे से स्टेशन पर काफ़ी देर से खड़ी थी। मुसाफिर घबरा गए थे। खुद ये तीनों लड़के भी 2 बार नीचे उतरकर चक्कर लगा आए थे। पता चला था क्रॉस हो गया। सारे क्रॉस इसी के साथ होने हैं। पता नहीं रेलवे वालों को हमसे क्या दुश्मनी है। नानी इस अरसे में पानी के 2 गिलास पी चुकी थी। खुदा खुदा करके क्रॉस हुआ, मगर ट्रेन अब भी नहीं चली। जरार और साकिब नीचे उतरे और बताया, इंजन में कोई ख़राबी पैदा हो गई है, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आय हाय, यूं तो रास्ते में ही रात हो जाएगी। नानी ने फिक्रमंदी से पेशानी पर हाथ मारा। हाय नानी, डराएं तो मत। लड़कियां इस सूरत हाल से उकताई हुई और परेशान थीं। तीनों लड़के स्टेशन पर उतरकर एक दरख्त के नीचे खड़े थे। लुबना और सबा इनकी सीट पर आ बैठीं। अच्छा है जो ये लोग भी फैसलाबाद जा रहे हैं, सबा इन्हें देखते हुए कह रही थी। और क्या, अगर रास्ते में रात हो गई तो बड़ी परेशानी होगी। इनका साथ गनीमत है। वहाँ फैसलाबाद स्टेशन पर भी मोहसिन भाई इतनी देर तो इंतज़ार नहीं करेंगे। ये साथ होंगे तो सवारी के इंतज़ाम में भी आसानी रहेगी। लुबना सुकड़ सिमट कर सीट पर दराज हो गई। सबा जरार को देख रही थी। नीम के दरख्त के नीचे खड़ा वो मुसलसल अपने दोस्तों से बोल और हंस रहा था। कितना अच्छा है ये। अगर मेरा कोई भाई होता तो ऐसा ही होता। बेफिक्र और जिंदा दिल। भाई है तो, मगर पता नहीं कहाँ है। दिल ने कहा तो आंखें भीग गईं। हाँ, अम्मी बताती हैं तुमसे बड़ा एक भाई है, यही कोई 4 बरस का था जब तुम्हारे अब्बू ने तलाक देकर मुझे घर से निकाला और इसे अपने पास रख लिया था। तुम तलाक के बाद पैदा हुई, वरना वो लोग तुम्हें भी मुझसे छीन लेते। अम्मी को अब मेरा ही आसरा है, मगर मैं घर के इतने अफराद के दरमियान रहते हुए भाई की कमी को शिद्दत से महसूस करती हूँ। अम्मी बताती हैं अबू बहुत जालिम थे। पता नहीं भाई के साथ वहाँ क्या सलूक होता होगा। मेरे पास तो अम्मी है, नानी है, फिर लुबना और अनीला भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मगर वो तो बिल्कुल अकेला होगा। पता नहीं कैसे जुल्म बर्दाश्त करना पड़ते होंगे। वो हमें याद करता होगा। मेरे वजूद के बारे में तो शायद इसे खबर ही ना हो, मगर अम्मी के लिए तो रोता होगा। अब तो बड़ा हो गया होगा, इन्हीं लड़कों का हम उम्र और शायद इस जैसा खूबसूरत। अम्मी बताती हैं वो बचपन में बहुत प्यारा और बेहद शरीर था। अब्बू और दादी सख्त मिजाज के मालिक थे, मगर वो हंसता खेलता रहता था। इतना छोटा सा था, मगर किसी से नहीं डरता था। अगर आज हमारे साथ होता तो हमें भी कितनी खुशी होती। सर पर छत का एहसास रहता। नानी बहुत प्यार करती हैं, बड़े मामू ख्याल रखते हैं, मगर लोग तो बातें बनाते हैं। छोटी मोमानियाँ तंज का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। इन्हें इस बात का रंज है कि नानी के पास जमाशुदा रकम और पेंशन मुझ पर और अम्मी पर खर्च हो जाती है। खुदा किसी को मजबूर ना करे। कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं, मगर मैं और अम्मी पलट कर किसी को जवाब भी नहीं दे सकती। हम तो इस कोशिश में लगी रहती हैं कि सब हमसे खुश रहें, मगर लोग बहुत संगदिल हैं। वो हम जैसियों को रुलाकर मज़ा लेते हैं। मैंने फ़ैसला तो किया है बीए मुकम्मल करते ही सर्विस कर लूँगी, मगर ये भी जानती हूँ सबकी बातें सुनना पड़ेंगी। लोग किसी सूरत भी माफ़ करने पर तैयार नहीं होते, और मेरा दिल ऐसा है कि किसी की नाराज़गी का सुनकर ही परेशान हो जाती हूँ। खुदा तो मुझे हौसला और हिम्मत अता फरमा और मेरे प्यारे भाई को मुझसे मिला दे। जब लुबना इमरान से फरमाइश करती है, अनीला उस्मान और फैज़ान की शरारतों और मोहब्बतों के किस्से सुनाती है, तो मुझे वो कितना याद आता है। मैं इसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ। मुझे कदम कदम पर इसकी ज़रूरत महसूस होती है। ये तो भला हो, नानी का बहुत प्यार दिया है मुझे भी और अम्मी को भी। ये तो जैसे हम दोनों के लिए ढाल बनी रही हैं, मगर लोगों की ज़ुबानें बंद करने के लिए तो भाई का हमारा पास आ जाना ही ज़रूरी है। अरे सबा, क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? अचानक अनीला की निगाह इसकी भीगी पलकों पर पड़ी तो परेशान होकर पूछ बैठी,
और मुझे पता ही न चला, आंसू बहकर चेहरे पर आ गए। इसने जल्दी से चेहरा दुपट्टे से पोंछ लिया, मगर पता नहीं आज दिल ज़्यादा ही हसास हो रहा था। आंखें फिर पानियों से भर गईं। सबा मेरी बच्ची क्यों रो रही है? अरे सफ़र में तो ये सब चलता ही रहता है। अभी इंजन ठीक हो जाएगा, फिर देख लेना, हम शाम से पहले पहले फैसलाबाद पहुंच जाएंगे। नानी ये समझी कि ज़रा से दिल वाली इनकी नवासी सफ़र की तवालत से घबरा गई है। तौबा है सबा, भला ये भी कोई रोने की बात है? हम सब भी तो तुम्हारे साथ हैं। लुबना भी उठ बैठी और इसके आंसू अपने दुपट्टे से पोंछने लगी। सबा चुप हो जाओ ना, देखो अभी वो लड़के भी ऊपर आ जाएंगे। तुम्हें यूं ही रोते हुए देखा तो क्या सोचेंगे, बल्कि हो सकता है मजाक भी उड़ाएं। आखिर हुआ क्या है सबा? मैं नहीं मान सकती तुम इतनी सी बात पर घबरा कर रो रही हो। अनीला ने हाथ पकड़कर इसे अपने पास खींच लिया। हाँ तुम ठीक कह रही हो, इस बात पर नहीं रो रही मैं, वो गुलूगीर लहजे में बोली। बताओ ना क्या हुआ है? अनीला प्यार से पूछ रही थी। बस भाई याद आ गया था, पता नहीं वो कहाँ होगा, हमें याद भी करता होगा या नहीं। कभी कभी मैं इसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस करने लगती हूँ। दुआ करो अनीला, वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। तुम दिल छोटा ना करो, खाला कितनी दुआ करती हैं इसके लिए, वो ज़रूर खैरियत से होगा। अम्मी बताती हैं मेरे अब्बू को इससे ज़रा भी मोहब्बत नहीं थी, और दादी बेहद सख्त मिजाज की औरत थीं। पता नहीं मेरे भाई ने इन लोगों के साथ कैसे बचपन गुजारा होगा। मेरे पास तो अम्मी है, नानी और तुम सब मोहब्बत करने वाले मौजूद हो, मगर वो तो बिल्कुल अकेला है, और मैं इसकी कमी कितनी शिद्दत से महसूस करती हूँ, कितना याद करती हूँ इसे, तुम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकती। लब्बी, ये सबो क्यों रो रही है? नानी फिक्रमंद हो रही थी। कुछ नहीं नानी, ये सफ़र की वजह से परेशान हो रही है। अनिला ने बात बनाई कि वो नानी को परेशान नहीं करना चाहती थी। ओहो कितना छोटा दिल है तुम्हारा, ज़रा ज़रा सी बात पर घबरा जाती हो। बच्ची ऐसे तो दुनिया में गुजारा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। नानी बस यूं ही रोना आ गया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नानी की परेशानी देखकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। निगाह अब भी सामने खड़े जरार पर थी, और संभलने में खासी मुश्किल पेश आ रही थी। इधर क्या देख रही हो? लुबना ने मजाक के रंग में कहा तो वो गहरी सांस खींचकर बोली। इसे देखकर ही तो भाई इतनी शिद्दत से याद आया, किसे इस जरी को दोनों बैक वक्त बोली। हामी बताती है मेरा भाई भी बहुत शरीर हुआ करता था, वो अब भी ऐसा ही होगा, और एक ना एक रोज़ तुमसे ज़रूर मिलेगा। अनीला ने खलूसे दिल से कहा। बस नानी, गाड़ी अब चलने ही वाली है। तीनों लड़के ऊपर आए तो ये दोनों फौरन इनकी सीट से उठ गईं। आप लोग बैठी रहें, साकिब ने लुबना से कहा तो इसे याद आ गया, सफ़र के आगाज़ में इनके साथ सीट के लिए ही लड़ाई हुई थी। वो हंसकर नानी के बराबर जा बैठी और सबा के लिए जगह भी बना ली। तौबा तौबा, बड़ी गर्मी है नानी, इतनी सख्त लू चल रही है कि क्या बताऊं, मेरा तो मुंह ही जल गया है। जरार ने जलती आंखों पर हाथ रखे। मेरा जी चाहता है कहीं से चुल्लू भर पानी ही नसीब हो जाए तो इसमें डुबकी लगा लूं। साकिब का भी बुरा हाल था। आप लोग करने क्या गए थे? बैठे रहते ट्रेन में ही, बैठ बैठ कर भी थक गए थे। सच अब तो जी चाहता है उड़कर फैसलाबाद पहुंच जाएं। जी इरादा तो बांध ही लिया था, मगर ऐन वक्त पर ख्याल आया कि पर तो हैं ही नहीं। शुक्र है पर नहीं थे, वरना आप लोग तो अब तक जा भी चुके होते। सबा अब खासी संभल चुकी थी और जरार से मुखातिब थी। वो भी मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं खैर, आपको छोड़कर हम कैसे जा सकते थे, खसूसन मैं, मुझे तो आप अपनी छोटी बहन लग रही हैं। सच, सबा का खुशी से बुरा हाल हो गया। जरार को इस बेअंदाज खुशी पर हैरत तो हुई, मगर इजहार नहीं किया। असबाब में सर हिलाकर बोला, बिल्कुल, जब पहली नज़र डाली तब ही मुझे ऐसा लगा था। मुझे भी आप बिल्कुल भाई ही लगे हैं। आप पूछ लें अनीला और लुबना से, मैं इनसे भी यही कह रही थी। नहीं, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपकी बात का यकीन है। बच्चे, तुम कह रहे थे ट्रेन चलने को है, पता तो करो अब क्या मुसीबत टूट पड़ी है। अभी नानी ने कहा ही था कि ट्रेन चल पड़ी, मगर रफ्तार इस कदर कम कि मुसाफिरों को उलझन होने लगी। यूं तो हम कल ही पहुंच पाएंगे। सारे डब्बे में यही आवाज़ें गूंज रही थीं। इंजन की खराबी पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुई थी। बस यही गनीमत था कि ट्रेन चल पड़ी थी। नानी की बोरियत अरूज पर थी। लड़कियां भी थकी थकी सी बैठी थीं। नानी जान, फैसलाबाद में आप कहाँ क़याम करेंगी? जरार ने इन्हें इस बोरियत से निकालने के लिए पूछा था। है मेरी रिश्ते की भाभी, नाम तो वकारुन्निसा है, मगर वकार ज़रा भी नहीं है इनमें, बल्कि यूं समझो कि छू कर भी नहीं गुजरा। कौन वकार साहब? साकिब ने बल्कि झपकी। तुम तो चुप करो, देखते नहीं नानी कितना अच्छा किस्सा सुना रही हैं। जरार की पूरी तवज्जो इस किस्से की जानिब रही। वकारुन्निसा के बेटे मोहसिन की शादी है, बड़ी ताकीद की थी आप सब लोग शिरकत ज़रूर करें। मेरी छोटी बेटी बेचारी अपने दुखों में घिरी हुई, कहीं आती जाती ही नहीं। बड़ी बहू घरदारी और बच्चों में मसरूफ़, छोटी दोनों तो अपने ससुराल वालों से मिलना पसंद ही नहीं करती। अपने पोते
इमरान से कहा था, साथ चलो, इसने पढ़ाई का बहाना बना दिया। इधर ये लड़कियां जिद कर रही थीं, हम तो ज़रूर शादी में शिरकत करेंगे। बस मैंने ही हिम्मत बांधी, बच्चियों का साथ लिया और निकल खड़ी हुई फैसलाबाद के लिए। वाह वाह नानी, बड़ी हिम्मत है आपकी, मैं सलाम करता हूँ आपकी अजमत को। बस आप दुआ करो खैर खैरियत के साथ हम फैसलाबाद पहुँच जाएं। बच्चियों का साथ है और साथ में कोई मर्द भी नहीं। आप क्यों परेशान हो रही हैं, हम जो हैं आपके साथ। जरार ने तसल्ली दी और नानी ने दुआओं से नवाजा। इसके बाद नानी अपनी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात सुनाती रहीं। दरमियान में जरार और साकिब भी कोई न कोई फ़िक्रा बोल जाते। यूं जो ट्रेन की चूंटी की रफ्तार से उलझन हो रही थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई, मगर टाइम काफ़ी हो चुका था। दोपहर से पैर में डलने के बाद अब शाम में ढल जाने की तैयारियों में थी। ये कोई गांव था जिसका स्टेशन अभी दूर था। जब गाड़ी एक बार फिर रुक गई। या अल्लाह खैर, एक तो रात होने को है, ऊपर से यहाँ आबादी भी नहीं है। नानी कुछ खोल कर बोली। नहीं नानी, है तो गांव के आसार। जरार ने शीशा उठाकर सर बाहर निकाला। अगर गांव है भी तो खासे फासले पर आबादी होगी। दूर दूर तक खेत और बाग हैं, इधर दरख्तों के झुंड हैं और रेलवे वालों की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। तुम जरा जाकर पूछो तो अब क्या आफत टूट पड़ी है, ऐसा बेकार इंजन लगाया ही क्यों गाड़ी को। जी अभी पूछते हैं। तीनों लड़के और साथ ही बहुत से दूसरे मुसाफिर भी नीचे उतर गए। कुछ देर बाद इंजन फेल हो जाने की खबर के साथ दोबारा हाजिर हुए। हाय नानी, रात हुआ चाहती है, ये जंगल बयाबान, अब हमारा क्या बनेगा। तीनों घबरा गई थीं। बच्चे अल्लाह मालिक है। नानी दिल ही दिल में फिक्रमंद ज़रूर थी, मगर लड़कियों को तसल्ली दी। भाई क्या कहते हैं, कब तक इंजन ठीक होगा। सबा ने जरार से पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर आबादी है। हम कोई जंगल बयाबान में हरगिज़ नहीं खड़े। ए भाई, अपनी अम्मा से कहो, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती, मेरे बच्चे को थोड़ा पानी दे ही दें। वही खातून जरार से कह रही थीं। इसने जवाब तलब नज़रों से नानी की जानिब देखा। पहले तो इससे ये पूछो, कंजूस किसको कहा है। ये आजकल की फूहड़ माएँ जिन्हें बच्चों की ज़रूरियात का एहसास तक नहीं। गर्मी का मौसम है और ये बच्चे के साथ सफ़र कर रही हैं। ये ख्याल नहीं आया कि इसे रास्ते में प्यास लग गई तो क्या बनेगा। मेरा ख्याल है नानी जान, थोड़ा सा दे ही देते हैं। अनीला कहते हुए उठी और ग्लास में पानी निकालकर जरार को पकड़ाया कि वो बच्चे की माँ को दे दे। और वही हुआ जिस डर से नानी किसी को पानी देने के हक में नहीं थीं। अब कई ख़वातीन और बच्चे पानी के लिए चले आए। जिसे इनकार करो यही कहता था, इन्हें तो दे दिया है, हम क्या अछूत हैं। नानी को कई लोगों से बैक वक्त लड़ाई लड़नी पड़ी। जरार और साकिब बिन कहे ही इनकी हिमायत में मैदान में कूद पड़े। तोबा, ज़रा सा पानी भी नहीं पिला सकती, कैसी कंजूस मखचूस खातून हैं। मेरी बात सुनिए, जितने आप लोग यहाँ इकट्ठे हो गए इतना पानी नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर सिर्फ एक गिलास का मुतालबा आप सब की तरफ से होता तो हम कभी आप लोगों को मायूस ना करते। चलो पीछे हटो। साकिब की बात पर मोटी सी खातून इसे पीछे धकेल कर अपनी सीट पर जा बैठी। वाकई नानी लोग सख्त कामचोर और नादीदे हो चुके हैं। क्या था जो ये भी एक एक कूलर पानी का लेकर सफ़र पर निकलती। जरार ने बुलंद आवाज़ में ख़वातीन पर तनकीद की और कई एक को दुश्मन बना लिया। इधर साकिब और जरार भी कम तो नहीं थे, काफ़ी शुगल लगा। इधर शाम गहरी हो चुकी थी। लड़कियों ने शीशे तो उठा दिए थे मगर फिर भी हब्स काफ़ी था। सईद तो कब का नीचे उतरकर इधर उधर टहल रहा था। लड़ाई से फारिग होकर इन दोनों को भी हब्स और गर्मी का एहसास सताने लगा। क्या ख्याल है नानी, नीचे उतर जाते हैं। देखिए सईद किस कदर मुतमईन व मसरूर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि बाहर का मौसम बेहद खुशगवार है। जी हाँ, वरना सईद साहब किसी छोटी मोटी बात पर तो कम ही खुश हुआ करते हैं। अरे ना भाई, मैं तो ट्रेन से नीचे नहीं उतरूंगी। नानी ने साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों। इन्हें हैरत हुई कि पसीने से तो नानी का चेहरा भी तर हो रहा था, जिसे वो बार बार पहुंच रही थीं। देखो ना, गर्मी का मौसम और वीरान जगह, इधर सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। इतने अंधेरे में इन झाड़ियों भरे टीलों पर उतरना बड़ी हमाकत है। मैं तो कहती हूँ सईद को भी बुला लो और बैठे रहो टिक के। देखो अक्सर बेवकूफ़ लोग नीचे उतर चुके हैं। काफ़ी सीटें खाली हैं, चाहो तो लेट भी सकते हो। हाँ, मगर हब्स किस कदर शदीद है। बस मैं ज़रा बाहर जाकर सांस ले लूँ, फिर आ जाऊँगा। जरार ये कहकर नीचे उतरा तो साकिब भी चला गया। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था। शायद एक दो रोज़ पहले इस इलाके में बारिश हुई होगी। मिट्टी जमी हुई और झाड़ियाँ बड़ी शादाब सी थीं। मच्छर अलबत्ता काफ़ी तादाद में थे, मगर ये सिर्फ इस खुली जगह पर ही नहीं था, ट्रेन की खुली खिड़कियों से अंदर भी जा चुके थे। एक तो हब्स, गर्मी, ऊपर से मच्छर। लड़कियां सख्त बेजारी महसूस कर रही थीं, मगर नानी किसी तरह भी गाड़ी से नीचे इस वीराने में कदम रखने को तैयार नहीं थीं। अब तक तो तकरीबन ट्रेन खाली हो चुकी थी। सब मर्द व ख़वातीन व बच्चे इधर उधर टेलों पर डेरे जमाए बैठे थे। जरार खिड़की के करीब गया और अनीला से बोला,
बाहर मौसम बहुत अच्छा है और इंजन का तो ठीक होने का इम्कान नहीं कह रहे हैं। दूसरा मंगवाना पड़ेगा और इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप लोग भी अब आ ही जाएं तो बेहतर है। मैं तो खुद बेहोश होने वाली हूँ मगर नानी नहीं मान रही। आप प्लीज़ कुछ करें। अच्छा, जरार ने चंद मिनट रुककर कुछ सोचा फिर बोला, एक आइडिया है, मेरा ख्याल है नानी चंद सेकंडों में नीचे उतर आएंगी। ये कहा और तेज़ी से गाड़ी पर आ गया। नानी नानी बदहवासी के आलम में इन्हें पुकारा। अरे क्या हुआ, कोई सांप बिच्छू देख लिया क्या? नानी जल्दी से मुतवज्जा हुई। नहीं नानी, सुन रहे हैं कि इसी लाइन पर सामने से ट्रेन आ रही है। हाय अल्लाह, तू ही हामी व नासिर है। नानी ने चीख मारी और रोट खड़ी हुई। पीछे ही तीनों लड़कियां भी उठी। नानी अल्लाह खैर का विर्द करती दरवाजे की तरफ भागी जा रही थी। साकिब पकड़ना, नानी आ रही हैं। इनकी रफ्तार देखकर जरार को खतरा था दरवाजे से बाहर गिर ही ना पड़े। पहले लड़कियों को उतारो, तुम भी उतरो बच्चे, मेरा क्या है, बूढ़ी जान हूँ, आखिर में उतर जाऊंगी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गईं। नहीं नहीं नानी, सबा इनसे लिपट गई। ओहो, ये जज्बाती मुजाहरों का वक्त नहीं है। जरार ने अनीला को इशारा किया फिर खुद उतरा। इसके बाद लुबना, सबा और नानी वाकई आखिर में उतरी। इनकी मोहब्बत और इसार ने जरार को जज्बाती कर दिया। जी चाहा इनसे लिपट जाए और कहे मेरे सर पर हाथ फेरें, मेरा माथा चूम लें, मुझे भी अपना बेटा बना लें। मगर वो ये सब कह नहीं सकता था। हाथ पकड़कर इन्हें एक टीले पर ले आया। हाय सत्यानाश जाए रेलवे वालों का, क्या ये अंधे हैं जो एक ही लाइन पर दो गाड़ियां चला दें? नानी चुप करें ना प्लीज़। अब जरार को यह खतरा था, अगर बात फैल गई तो बुरा होगा। नानी इधर खेत हैं, कुछ लोग वहां से भिंडियाँ तोड़कर लाए हैं, हम भी ले आए। साकिब ने बड़ी सादतमंदी से इजाज़त चाही। यही तो मिजाज है पाकिस्तानी कौम का, हर चीज़ उजाड़ने पर तैयार रहते हैं। अब क्या कच्ची भिंडियाँ चबानी थीं जो तोड़ लाए, और जिसने इतनी मेहनत से सब्ज़ी लगाई होगी वो बेचारा तो सुबह रोएगा। जी ये तो है। साकिब ने फ़ौरन इत्तेफाक भी कर लिया। यहाँ मौसम तो बड़ा अच्छा है। नानी ने अब इतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू किया फिर बोली, जरी बच्चे कहाँ रह गई वो दूसरी ट्रेन? तुमने तो यूं भौंकलाकर कहा था जैसे सर पर पहुंचना ही चाहती है। मेरा ख्याल है वापस मुड़ गई है। क्या मतलब, वापस कैसे मुड़ गई? इसके अंदाज पर इन्हें कुछ शक हुआ। वो असल में नानी जरी साहब का कसूर नहीं, मुझे सख्त गर्मी लग रही थी तो मैंने ही इनसे कहा कि कोई तरकीब लड़ाकर नानी जान को ट्रेन से उतरने पर राज़ी कर लें। शाबाश, ये हैं आज के बच्चे, बुजुर्गों से इस कदर संगीन मजाक करते हैं। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो अच्छा होता, तुम्हारी समझ में आ जाता शरारत करते कैसे हैं। प्लीज़ नानी, यूं तो न कहें। अनीला और जरार इनके दाएं बाएं बैठ गए। बस जाओ, बात मत करो मुझसे। नहीं नहीं, यूं मत कहें, देखिए ना, हम तो ये चाह रहे थे कि आप भी इस प्यारे मौसम के मज़े लूटें। तुम्हें तो बातें बनाने के सिवा कोई काम ही नहीं। नानी का गुस्सा ज़्यादा शिद्दत का नहीं था कि मौसम मिजाज पर असर डालते हैं। ठंडी हवा, खिली फिजा, इन्हें तो नींद ही आने लगी थी। नानी आप माफ़ कर दें इन दोनों को। सबा ने इनकी सिफारिश की फिर सभी शामिल हो गए। अच्छा भाई, माफ़ किया। ओ लब्बी, ज़रा गाड़ी से बैग उठा लाओ, मैं टेक लगाकर बैठूंगी। नहीं लब्बी, आप बैठे, मैं ले आता हूँ। साकिब कहने के साथ ही लपक झपक बैग ले भी आया और नानी टेक लगाकर बैठ गईं। चांद की चौदहवीं थी, इस रोशनी में एक जादू सा था। हर चंद के सब लोग ट्रेन की खराबी की वजह से फिक्रमंद थे। ये बयाबां भी खौफजदा करता था, मगर माहौल का असर था कि सभी बातों में लगे थे और हंसी की आवाज़ें भी आ रही थीं। हाय, अब तो भूख लगने लगी है, लुबना दबे लफ्ज़ों में बोली। फिर अनीला और सबा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। खुद नानी की भी यही हालत थी। जबकि लड़के चूंकि दोपहर में 2 मरतबा खाना खा चुके थे तो वो अब भूख महसूस नहीं कर रहे थे। इन्हें भूख लगी है और इनका खाना भी हमने ही ख़त्म किया था। कुछ करना चाहिए इनके लिए। सईद ने दोनों दोस्तों को मुखातिब किया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जरार उठा तो साकिब भी इसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले आप लोग? इन्होंने पूछा तो अभी आते हैं कहकर आगे बढ़ गए। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वापसी हुई। तब तक लड़कियां सिर्फ और सिर्फ भूख पर बातें करती रहीं और इनके हाथों में खरबूजे ककड़ियाँ वगैरह देखकर खिल उठीं। अरे ये कहाँ से ले आए तुम लोग? नानी, ये मत पूछें और देखिए, ये चोरी का माल हरगिज़ नहीं है। जिस खेत से तोड़े हैं इसके करीब एक दरख्त के नीचे हमने इनकी रकम भी रख दी है। अब ये तो मालिक की किस्मत है कि इस तक पहुंचती है या कोई और उठा लेता है। जरार ने यह कहते हुए 2 खरबूजे और 4-5 ककड़ियाँ नानी के सामने रख दी। फिर साकिब और सईद ने भी ऐसा ही किया। बच्चों, तुम लोग तो खाओ। नहीं, आप लोगों को भूख लग रही थी, हम आपके लिए ही तो गए थे। जीते रहो, तुम लोग कितने अच्छे हो, नेक वालदैन के औलाद लगते हो, वरना आज के दौर में कौन किसी का इतना ख्याल करता है। बेटे, फैसलाबाद क्या घर है तुम लोगों का? नहीं नानी, मेरे एक दोस्त का बड़ा भाई वहाँ रहता है, चंद रोज़ के लिए इसके पास जा रहे हैं। हाँ, अच्छा शहर है फैसलाबाद, एक ज़माने में हम भी वहाँ रहा करते थे। तब सबो और लब्बी यही कोई 8-10 बरस की होंगी।
असल में इनके नाना सरकारी मुलाजिम थे, फिर मेरी भी सर्विस थी तो कई शहर देख डाले हम लोगों ने, कभी यहाँ कभी वहाँ, और फैसलाबाद से तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं। अपने छोटे लड़के की शादी भी मैंने इस शहर में की थी। मेरी छोटी बहू का ताल्लुक फैसलाबाद से ही है। नानी इन्हें अपनी यादों की पिटारी में से कुछ यादें देती रहीं। वो भी दिलचस्पी से सुनते रहे कि इनका अंदाज बड़ा खूबसूरत था। वो बड़े अच्छे लफ्ज़ों में और मज़े ले लेकर किस्सा सुनाती थीं। रात के 10 बजे नया इंजन आया और ये लोग एक बार फिर ट्रेन पर सवार हो गए। अब फैसलाबाद से फासला कुछ था भी नहीं। 1 घंटा बाद वो फैसलाबाद स्टेशन पर थे। इन तीनों लड़कों ने सामान उतारने में मदद दी। भाई मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। जुदाई की इन घड़ियों में सबा बहुत जज्बाती हो रही थी। अनीला और लुबना की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। गुड़िया मैं भी आपको हमेशा याद रखूंगा। जरार ने सबा के सर पर हाथ रख दिया तो इसकी आंखें भीगने लगीं। बच्चों अब तुम लोग जाओ, हम सवारी का इंतज़ाम खुद ही कर लेंगे। नानी ने मज़ीद तकलीफ देना नहीं चाहती थीं। इससे पहले कि जरार जवाब में कुछ कहता, लड़कियों ने दूर से मोहसिन को आते देख लिया और नानी को बताया। वो भी इन्हें देख चुके थे, इधर ही लपके। अच्छा नानी आपके अजीज़ आ गए हैं, अब हमें इजाज़त दें। तीनों लड़के मुअद्दब खड़े थे। नानी ने इनके सर पर हाथ फेरकर दुआओं से नवाजा। इतने में मोहसिन भाई करीब आ गए और मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। मगर सबा बार बार इधर देखती रही जहाँ कुछ देर पहले वो खड़े थे। स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बहुत था। इंतहाई कोशिश के बावजूद वो फिर इन्हें देख नहीं सकी। मोहसिन भाई अपनी गाड़ी लेकर आए थे। रास्ता बातों में कटा। नानी सफ़र की रोहदाद सुनाती रहीं। दरमियान में अनीला और लुबना भी बोलती रहीं, मगर सबा बेहद उदास थी। काश हम इनका एड्रेस ले लेते, कभी मुलाकात का इम्कान तो रहता। मुझे तो बहन कहा था। हाय अब मैं इस भाई से कभी नहीं मिल सकूंगी। कैसी गलती की है मैंने। इसका दिल बेहद उदास था। शादी के घर में एक रिवायती हंगामा मचा हुआ था। अनीला की अम्मी और दोनों भाई आ चुके थे। लुबना और सबा से भी वो प्यार करती थीं। बता रही थी तीनों लड़कियों के लिए चांदी के कड़े बनवा कर लाई हूँ। पुप्पो अभी दिखाएं। लुबना बज़िद थी। अरे चंदा टाइम तो देखो, रात के 12 बजने को हैं। अब तो बस खाना खाओ और सोने की करो, नानी ने समझाया। घर के अक्सर मकीन तो दिन भर हंगामा मचाने के बाद सो चुके थे। लड़कियों ने खुद ही खाना गर्म किया और यहीं किचन में बैठकर खा भी लिया। रात को तीनों को सोने के लिए भी एक ही बेड मिला। थकन बहुत थी, मगर अनीला और सबा को नींद नहीं आ रही थी। अपनी अपनी जगह दोनों इसे ही सोच रही थीं। सबा मैं सोच रही हूँ हम एड्रेस ही ले लेते, आखिर अनीला बोल पड़ी। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, इसने बहन कहा था मुझे, और मुझे भी भाई की तरह लगा था। फिर कितनी बड़ी गलती की जो अता पता ही नहीं पूछा। नानी को भी ख्याल नहीं आया। अनीला ने जैसे आप भरी। नानी ने जो पूछा था कि फैसलाबाद अपने घर जा रहे हो तो इसी मकसद के लिए पूछा होगा। मगर फिर दूसरी बातें शुरू हो गईं और इन्हें भी ख्याल नहीं रहा। लुबना तो सो गई है। हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही। आज भाई बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। वो रोने लगी तो अनीला उठ बैठी और इसे तसल्लियाँ देती रही। रात बहुत देर से वो सोई, मगर आंटी शगुफ्ता ने सुबह बहुत जल्दी जगा दिया। वो उठकर नानी के पास आई तो अपनी भाभी वकारुन्निसा से इन्हीं लड़कों की बातें कर रही थीं। यूं सुबह होते ही फिर वो याद आ गए। सबा का जी चाहा वो फ़ौरन अम्मी के पास पहुंच जाए। इन्हें बताए सफ़र के दौरान मुझे एक लड़का मिला था। वो मुझे बिल्कुल अपने जरार भाई जैसा लगा था। फिर जरार के बारे में बहुत सी बातें करे। सब लोग कितने खुशबाश और कैसे मगन हैं। इनके पास वालिदैन हैं, बहन भाइयों की दौलत है। मगर मैं और मेरी अम्मी, हाय कैसी महरूम ज़िंदगी गुजारी है हमने। कदम कदम पर दूसरों से डरना, इस कोशिश में लगे रहना कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए। भाई की बातें करते रहना और इसकी याद में एक दूसरे से छुपकर रोना। पता नहीं भाई भी हमें याद करता होगा या नहीं। वो भी ज़रूर हमें याद करता होगा। वो भी कितना अकेला होगा। सबा आओ ना, पुप्पो बुला रही हैं। लुबना के बुलाने पर वो अनीला की अम्मी के पास आ गई। क्या बात है, तुम बहुत गुमसुम हो बेटी। सफ़र की थकान होगी। यूं भी ये बड़ी नाजुक बच्ची है। मुझे तो फिक्र ही रहती थी बीमार ही ना पड़ जाए। तौबा है आपा, तुमने तो इसे हथेली का छाला ही बना कर रखा हुआ है। ए मेरी मानो तो इसे दुनिया देखने दो। सर पर ना बाप ना भाई। ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी में तो बड़े इम्तहान आते हैं। ऐसी ही नर्म व नाजुक रही तो फिर दुनिया का मुकाबला कैसे कर पाएगी। किसी खातून ने बड़ी बेरहमी से मशवरों से नवाजा था। खुदा न करे जो इसकी ज़िंदगी इम्तहान बने। नानी ने घबरा कर इसे अपनी आगोश में समोल लिया। हाँ दुआ तो यही है, मगर मैंने तो वही कहा है जो दुनिया में देखा है। खातून बेनियाजी से कहकर किसी और से बातों में लग गईं, मगर सबा का बेकरार दिल फिर संभल नहीं सका। अनीला की अम्मी ने इन तीनों को चांदी के खूबसूरत कड़े निकाल कर दिए। इधर उधर की बातें भी करती रहीं, मगर वो पलकों के पीछे आंसुओं का तूफान लिए गुमसुम बैठी रही। आओ सबा हम लॉन में चलते हैं। अनीला इसकी कैफियत देखकर उठ खड़ी हुई। लॉन में? दिमाग तो ठीक है, इतनी तेज़ धूप हो रही है, वहाँ जाकर क्या करोगी।
खाला ने बेटी को डांटा, बस अम्मी एक चक्कर लगाकर आ जाएंगे, हमने तो अभी अच्छी तरह घर भी नहीं देखा और रिश्तेदारों से भी नहीं मिले। वो सबा का हाथ पकड़कर और लुबना को साथ आने का इशारा करती बाहर आई। सबा जान, तुम लोगों की बातें क्यों दिल को लगाती हो? इनका तो काम ही यही है, तुम ध्यान ही मत दिया करो। कैसे ध्यान ना दूं, इन्हीं लोगों में तो मुझे जीना है। तुम अकेली नहीं हो सबा, हम तुम्हारे साथ हैं। लुबना ने खलूस से कहा। वो बस सर इस बात में हिलाकर रह गई। लुबना तो वाकई मुखलिस थी, मगर मोमानी का रवैया इसके और अम्मी के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि नानी अपनी पेंशन इन पर खर्च करती थी, बेटे से तो कभी इन दोनों के लिए कुछ नहीं मांगा था। अम्मी सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ रहती, मगर फिर भी तारीफ का एक जुमला भी कभी सुनने को नहीं मिला था। बस यही कहती, जब मेरा बेटा मुझसे मिलने आ जाएगा तो सारे दुख धुल जाएंगे। इनका बेटा कहाँ था वो ये नहीं जानती थी। तलाक के बाद रशीद अहमद ने वो घर ही छोड़ दिया था। सुना था मुल्क से बाहर चले गए थे, मगर फिर भी अम्मी को पूरा यकीन था कि बेटा इनसे ज़रूर मिलेगा। वो भी इनके लिए इतना ही बेचैन होगा जितनी कि वो खुद इसके लिए थीं। सबा की पैदाइश अलहदगी के 4 माह बाद हुई थी, वरना शायद ये बच्ची भी अगर पहले आ जाती तो इनके पास ना रहती। सबा को घर से बाहर निकलने और लोगों से मिलने मिलाने का इत्तेफाक ज़रा कम ही हुआ करता था। वो तो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक ही महदूद थी। जब मोहसिन की शादी का कार्ड मिला तो बहुत खुश थी, मगर यहाँ आकर लोगों के रवैयों ने इसे बहुत खौफजदा और मायूस किया। लोग कितनी अजीब बातें करते थे, इसे देखकर ही एक दूसरे को बताने लगते, ये हुसन आरा की बेटी है, अरे वही जिसे इसके शौहर ने तलाक दे दी थी। और दूसरी झट मजीद सवाल करने लगती। यहाँ तक कि चंद लड़कियों ने भी इससे पूछा कि तुम्हारी अम्मी ने अलहदगी क्यों इख्तियार कर ली थी, तुम्हारे अब्बू तुमसे मिलने आते हैं या नहीं। अनीला और लुबना इसके दिफा को साथ हुई, मगर वो बुझकर रह गई थी। ये ख्याल कि ऐसे सवाल तो कदम कदम पर पूछे जाएंगे इसे परेशान कर रहा था। पढ़ाई के बाद क्या इरादे हैं? रिश्ते की एक खाला ने पास बिठाकर बड़े प्यार से पूछा था। मैं सर्विस करना चाह रही हूँ। नौकरी? इन्हें तो जैसे डंक लगा, उछल ही पड़ी, फिर नानी से बोली, हाय हाय चच्ची, ये आपकी नवासी क्या कह रही है? हाँ, सवा का इरादा तो यही है, नानी इत्मीनान से बोली। चच्ची ये तो बच्ची है, मगर आप तो ख्याल करें, बिरादरी वाले तो चलो बेचारे खामोश हो ही जाएंगे, मगर बाहर के लोगों की ज़ुबानें कौन पकड़ेगा? हुसन आरा बेशक बेकसूर थी, मगर माशरा तो मर्द का है, सारे कसूर औरत के नाम के ही निकलते हैं। अब जो बेटी मुलाजमत के लिए निकलेगी तो लोग क्या क्या बातें ना बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ शादी कर दो इसकी, आखिर कहाँ तक इसकी जिम्मेदारी उठाएंगी। अब वैसे भी आपका बुढ़ापा है, ये वक्त तो आराम का होता है, ना कि लोगों से लड़ाई लड़ने का। हम अपना अच्छा बुरा खूब जानते हैं। आंसू नानी के दिल पर गिर रहे थे, मगर बज़ाहिर वो बड़ी बाहौसला खातून थीं। हम भी तो आपके अपने हैं, देखिए ना, इसका भाई साथ होता तो फिर और बात थी। अब अकेली लड़की की हिफाजत आप कहाँ कहाँ करेंगी? मुतल्लका की बेटियों को तो लोग वैसे भी मुफ्त का माल समझते हैं। पता नहीं जवाब में नानी ने क्या कहा, वो वहाँ ठहर नहीं सकी। आंखें जलजल थीं और सीने में गम का तूफान बपा था। मर्द पर तो इल्ज़ाम है, औरत को बर्बाद तो औरत ही करती है। दुखों पर मरहम रखने के बजाय ज़ख्म कुरेदती है। किस तरह अपना बनकर वो लफ्ज़ों के तीर बरसा रही थीं। मेरी अम्मी की शराफत का सारा मोहल्ला गवाह है, और मैं कैसी हूँ ये भी सब जानते हैं, मगर तंज से बाज नहीं रह सकते। बेहतर था जो अब्बा ने मुझे और अम्मी को जहर दे दिया होता। ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है। वो स्टोर में बैठी रोती रही। खाला और अनीला इसे तलाश करने में शाम को ही कामयाब हुई। तुम लोगों की बातों को दिल पर ना लो, देखो अम्मा भी परेशान हो जाती हैं तुम्हें देखकर। खाला समझा रही थीं। इसने भी आंसू पोंछ लिए। बचपन से इसके साथ यही होता आ रहा था। जब भी रोना चाहती किसी न किसी का हवाला देकर खामोश करवा दिया जाता। मोमानी अक्सर कहती, इन माँ बेटी की वजह से हमारे घर पर भी सोगवारी की कैफियत हमेशा ठहरी रहती है। चलो इसकी किस्मत में तो तलाक का दाग लिखा था, साथ में शामत हमारी भी आ गई। तब अम्मी इसे रोने से मना करती। देखो मोमानी को रोना धोना अच्छा नहीं लगता, सब्र करो, सब्र में बड़ी ताकत है। वो नानी के पास आई तो भी दिल में आंसुओं का एक तूफान था, मगर पलकें झुकाए खामोश बैठी रही। नानी खुद भी रंजीदा थी, मगर इसे समझा रही थीं, तसल्ली दे रही थीं, अच्छे वक्त का यकीन दिला रही थीं। इन्होंने इसके लिए खाना मंगवाया और अपने साथ खिलाया। नानी हम वापस कब जाएंगे? क्यों बच्ची, अभी तो शादी की तकरीब भी नहीं हुई। बस नानी, जो ही दुल्हन रुखसत होकर इधर आएगी हम भी वापस अपने घर चले जाएंगे। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, मगर सबों मैं फिर तुम्हें कहती हूँ, ऐसी बातों पर तवज्जो देना सुनकर परेशान होना छोड़ दो। मेरी बेटी दुनिया तो किसी हाल में खुश नहीं होने देती, कोई ना कोई एतराज़ जड़ ही देती है। मुझे देखो, मैं भी सर्विस करती थी, और तुम्हें क्या बताऊं, यही रिश्ते की बहनें कैसी कैसी बातें बनाती थीं मुझ पर, और इन्होंने तुम्हारे नाना के कान भी मेरे खिलाफ भरने की बहुत कोशिश की, मगर वो भले आदमी थे, लोगों की बातों में नहीं आए।
नानी, लोगों को दूसरों के घर बर्बाद करके आखिर क्या सुख मिलता है? बस बेटा, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, ना दूसरों को खुश देख सकते हैं ना खुद खुश रह सकते हैं। तुम अपनी मंजिल पर नज़र रखो और आगे बढ़ती चली जाओ, आवाज़ों पर कान मत धरो। नानी अम्मी मेरे लिए उदास तो होंगी, मैं पहले कभी इनसे इतने दिनों के लिए जुदा नहीं हुई। हुसन आरा की तो हर खुशी तुमसे है। अब इस सफ़र पर आने के ख्याल से तुम खुश थीं तो वो भी खुश थी। मुझे अम्मी बहुत याद आ रही हैं, मेरा जी चाहता है काश वो भी हमारे साथ आती। हाँ, मैंने तो कहा था, मगर अब सोचती हूँ अच्छा हुआ जो नहीं आई। औरतों की बातें सुनकर दिल ही ख़राब होता है इसका। ये तो है, मगर नानी सफ़र के दौरान वो जो 3 लड़के हमारे हमसफ़र थे ना, हाँ, हाँ, तुम जरी, साकिब और सईद की बात कर रही हो ना? भई बहुत ही अच्छे बच्चे थे। बड़ा ही ख़्याल रखा सफ़र के दौरान इन्होंने हमारा। वो याद आए तो नानी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सफ़र के आगाज़ पर तो आपने इन्हें खूब ही डाँटा था। सबा हँसते हुए याद दिला रही थी। ऐसा मैंने जानबूझकर किया था। मैं तो इन्हें सामने की सीट पर बैठते देखकर ही उलझन का शिकार हो गई थी कि जाने किस कमाश के लड़के हैं और मेरे साथ बच्चियां हैं। सोचा इन्हें मुंह ना लगाना ही बेहतर है। वैसे थे तो खूब शरीर, खास तौर पर जरी भाई। लो, तुमने तो रिश्ता भी जोड़ लिया। नानी सबा का ध्यान बढ़ता देखकर खुश थी। हाँ नानी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अपने अपने से। मेरा जी चाहा काश ये मेरे भाई होते, मेरे अपने जरार भाई। अम्मी बताती हैं ना, जरार भाई भी बहुत खूबसूरत और शरारती थे। हाँ, अल्लाह इसे सलामत रखे, वो अब भी वैसा ही खूबसूरत और जिंदा दिल होगा। बस मेरा इसीलिए तो जी चाह रहा था अम्मी साथ होती और वो भी जरी भाई से मिल लेती। हमसे कितनी बड़ी भूल हुई नानी कि हमने इनका एड्रेस भी नहीं लिया। सबो बेटा, तुम बहुत मासूम हो, तुमने दुनिया को अभी देखा ही कहाँ है यहाँ। पर ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बहुत हमदर्द और मुखलिस होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और दिल चाहता है काश हमसे इनका कोई रिश्ता भी होता। फिर वो अपनी मंजिल की तरफ और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। कोई किसी के लिए ठहरता है और ना ही अपनी मंजिल बदलता है। बस जो हमसे अच्छाई करे इसे हम भी अच्छे नाम से याद कर लेते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। अगर इनका एड्रेस ले भी लेते तो क्या करते? अब इनके घर मिलने नहीं जा सकते थे। वो भी क्या सोचते, ये तो लेस ही हो गए हैं। हाँ नानी, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर मैं जानती हूँ कभी जरी भाई को भुला नहीं सकूंगी। तो भूल जाने को कौन कह रहा है? अच्छी याद की तरह इसे साथ साथ रखो और ख़ुद भी दूसरों से नेकी करने की कोशिश करो। नानी, वो कितनी जल्दी आपसे फ्री हो गए थे, है ना? सबा की आंखों में जैसे वही मंजर ठहरा हुआ था। लबों पर मुस्कुराहट थी और चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी। नानी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ तभी तो मुझे इतना गुस्सा आया था इस पर, मगर इन्होंने आपके गुस्से को ज़रा भी लिफ्ट नहीं करवाई। सबा खिलखिलाई। हाँ भाई, होते हैं ऐसे बच्चे। मुझे अपने कई शागिर्द याद हैं जो इसी मिजाज के हुआ करते थे। बातें हो रही थी कि अनीला की अम्मी अनीला और लुबना भी चली आईं। फिर तीनों लड़कियां बड़े जोशो खरोश से अनीला की अम्मी को सफ़र में मिलने वाले इन 3 लड़कों के बारे में बताने लगीं। वो खूब ही हंसीं और बोलीं, अम्मा एड्रेस ले ही लेना चाहिए था, आखिर मैं भी तो मिलती इनसे। जरी, अब क्या इरादे हैं? वो थका थका साइड पर दराज किसी सोच में उलझा था। साकिब ने 3 बार ये सवाल किया, फिर बाजू पकड़कर हिला डाला। क्या मुसीबत है यार? वो खासा बदमजाज हो रहा था। हमारा मतलब ये है कि आखिर कब तक दोस्त के भाई के घर ठहर सकते हैं? चलो किसी होटल में बंदोबस्त कर लें। सईद इसके करीब आ बैठा। नहीं यार, अब इस शहर में रह के क्या करना है? वापसी की तैयारी करते हैं। वापसी की यानी तुम्हारा मतलब है अब हम सब वापस अपने शहर चलें? दोनों हैरान हुए। हाँ तो और कहाँ जाना है? इसने करवट बदलने की कोशिश की, मगर सईद ने पकड़ लिया और बोला, वो लोग बता तो रहे थे कि तुम्हारे नाना फैसलाबाद से मुल्तान चले गए थे। जहाँ भी जाता हूँ लोग एक नए शहर का नाम बता देते हैं। बहुत हो चुकी, अब मैंने समझ लिया है वो नहीं मिल सकती मुझे। मेरी उम्र यूं ही प्यास में कट जाएगी। बको मत, तुम किसी ट्रेजेडी फिल्म के हीरो नहीं हो, ये मकालमे तुम्हें हरगिज सूट नहीं कर रहे। उठो और हुलिया दुरुस्त करो अपना। साकिब अपनायत भरे अंदाज में डांट रहा था। सईद और साकिब, तुम लोगों ने बड़ा साथ दिया है मेरा। मैं तुम दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब तुम मार खाओगे। साकिब ने कहने के साथ जमा भी दिया। बस फैसला हो चुका है, हम तीनों मुल्तान जाएंगे, सईद ने ऐलान कर दिया। मगर ये भी तो सोचो वहाँ जाकर करेंगे क्या? बताने वाले ने तो बस इतना बताया है कि फैसलाबाद से वो लोग मुल्तान चले गए थे। वो इनका एड्रेस तो बता नहीं सका। अब इतने बड़े शहर में हम इन्हें कहाँ तलाश करेंगे? पहले वहाँ पहुँच तो जाएं, फिर ये भी सोच लेंगे। बस अब उठ जाओ और उम्मीद बाहर रखो। अभी थका हुआ हूँ, लेटा रहने दो। बल्कि क्या ही अच्छा हो कि मेरा सामान भी तुम ही लोग पैक कर दो। कुछ उम्मीद बंदी तो फिर से अपनी जून में आने लगा। हाँ मैं पैक कर देता हूँ। सईद झट तैयार हो गया। साकिब, जब मैं फैसलाबाद आया था तो बहुत पुरुमीद था। जाने क्यों मेरा दिल कहता था मेरे प्यारे ज़रूर मुझसे मिल जाएंगे। तुम नहीं जानते मुझे अपनी माँ से मिलने की कितनी शदीद ख्वाहिश है। जरी, क्या तुम इन्हें पहचान लोगे?
मैं तब बहुत छोटा सा था, मगर माँ का धुंधला सा अक्स मेरे साथ साथ है। यूँ समझो मैंने इस अक्स को सेंध सेंध कर रखा है, इस सूरत को बार बार याद किया है, इस खौफ से कि कहीं वो मुझे भूल ना जाएं। मैं इनके तस्वर से बातें करता रहता हूँ, इनके शबीह को घंटों सोचता रहता हूँ। कैसी थी वो? साकिब ने दिलचस्पी से पूछा। मेरे लिए तो वो दुनिया की हसीन तरीन औरत थी। इनकी मोहब्बत मुझे अब तक याद है, और मेरे दोस्त कितनी जल्दी वो मोहब्बत मुझसे छीन ली गई। और छीनने वाले भी कौन थे? मेरे अपने बाप और दादी। इन दोनों को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, मगर मेरी माँ को अजियत देने के लिए मुझे अपने पास रख लिया। मेरी माँ तो तड़पी होगी, बहुत रोई होगी मेरे लिए। और ख़ुद मैं जितना बेचैन रहा हूँ, मैंने अपने दिल में दादी के लिए जितनी नफ़रत महसूस की है, इसका वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। और साकिब, इस सफ़र के दौरान वो जो नानी मिली थी ना, इनकी नवासी सबा ने मेरी अम्मी की तस्वीर को और भी वाज़ेह कर दिया है। इसकी सूरत काफ़ी हद तक मेरी अम्मी से मिलती जुलती थी। अच्छा, फिर तो तुम्हें इन लोगों का एड्रेस ज़रूर ले लेना चाहिए था। मेरा मतलब है, बहुत मुमकिन है वो लड़की तुम्हारी अम्मी की भांजी भतीजी वगैरह हो। साकिब के कहने पर वो भी चौंका। हाँ, मैंने इस बात पर तो गौर ही नहीं किया। अफसोस हमने तो कोई अता पता लिया ही नहीं। हाँ, बस इतना जानते हैं, फैसलाबाद में वो किसी वक़ारुन्निसा साहिबा के यहाँ शादी में शिरकत के लिए आई थीं। ठहरो साकिब, मुझे याद आ रहा है, वो लोग शायद मुल्तान स्टेशन से ही ट्रेन में सवार हुए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल वो मुल्तान से ही सवार हुए थे। उफ़, अब कहाँ तलाश करें हम इन्हें? जरार ने अपना सर पकड़ लिया। ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे दिल की गवाही सच्ची ही लगती है। वाकई इस शहर में अपनों से मुलाकात हो गई थी। अब ये तो तुम्हारी नालायकी है कि पहचान नहीं सके। ये बताओ अब मैं क्या करूं? जरार बेसब्रा हो रहा था। भाई, वो लोग शादी में शिरकत के लिए आई थीं। सारी उम्र इस शहर में रहने का इरादा तो हरगिज़ नहीं लगता था। आज चौथा रोज़ तो हो रहा है। या तो वो वापस मुल्तान चली गई होंगी, या फिर जाने ही वाली होंगी। मेरा ख्याल हमें भी कल की ट्रेन से रवाना हो जाना चाहिए। बाकी आइंदा की आइंदा सोचेंगे। यार दुआ करो वो मेरी कोई कज़न ही हो, मैं इसके तवस्सुत से अपनी अम्मी तक पहुंच जाऊं। दुआ तो मैं करता ही हूँ, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। तुम भी उठकर नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी दादी बताती हैं तुमने नमाज़ें छोड़ रखी हैं। दादी को तो शौक़ है हर आए गए के सामने मेरी बुराई करने का। सच मुझे अम्मी मिल जाए, मैं कभी दादी के पास नहीं जाऊंगा। ये तो इनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। वो पहले ही तुमसे तंग आई हुई हैं, बहुत जुल्म किए हैं इन्होंने मुझ पर। और अब जब बाकी पोते पोतियां पूछते नहीं तो मैं याद आने लगा हूँ। मगर मेरी माँ से जो सलूक इन्होंने किया मुझे सब पता है। छोटी चची बताया करती हैं, इन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाकर अम्मी को तलाक दिलवाई थी। सामान पैक हो चुका है। सईद ने आकर इतला दी। ओ जियो मेरे प्यारे, और इधर आकर एक अहम खबर सुनो। साकिब ने पुरजोश अंदाज में इसे अपनी खोज की कहानी सुनाई। हाँ यार, बहुत मुमकिन है वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार ही हों। बस हम सुबह ही रवाना हो रहे हैं। स्टेशन पर खासा रश था। सईद और साकिब तो काफ़ी पुरजोश थे, मगर जरार पर इस सोच ने खौफ तारी कर रखा था, अगर अम्मी वहाँ भी ना मिली तो फिर क्या होगा। वो आज खासा खामोश था। अरे वो रही नानी और इनकी बेटियां। सईद को दूर से वो लोग आती दिखाई दी। मुबारक हो, मुबारक हो। साकिब इसके गले लग गया। सुनो साकिब, इन लोगों से बात तुम ही करना, और ज़रा तरीके सलीके से, ऐसा ना हो ये लोग वो ना हो और मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तुम्हें मेरी सलाहियतों का अंदाज़ा ही नहीं है, मैं कभी गलत बात कर ही नहीं सकता। अरे नानी, जरी भाई। सबा की नज़र इस पर पड़ी, चिल्लाकर नानी को बताया, और दौड़ने के अंदाज में ही इस तक आई। सलाम भाई, कैसा इत्तेफाक है, आज फिर हम इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? एक ही सांस में इसने सारी बातें कह दी। हम मुल्तान जा रहे हैं। आपका शहर भी तो वही है ना? साकिब ने मुस्कुरा कर पूछा। जी हाँ जी हाँ, हम भी वहीं जा रहे हैं। आइए नानी को भी सलाम कर लें, जरार ने कहा। अरे बच्चे, तुम यहाँ? वो भी इसे देखकर बहुत खुश हुई। बस दिल को दिल से राह होती है। नानी देख लें, आपके पीछे चला आया हूँ। वो मुस्कुराया और सर इनके सामने झुकाकर प्यार लिया। साकिब और सईद ने भी तकलीद की। ट्रेन खिलाफ मामूल टाइम पर आ गई, और कोशिश करके उन्होंने सीटें भी इकट्ठी हासिल कर लीं। बेटा, हम लोगों ने तुम्हें बड़ा याद किया, ख़ास तौर पर सबा तो तुम्हें अपना भाई ही समझ बैठी है। जरी भाई, आपने भी मुझे याद किया था या नहीं? अरे बहुत याद किया था इसने, बल्कि हम लोग तो ये दुआ ही कर रहे थे कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए। सच? साकिब के बताने पर सबा ने बेयकीनी से जरार की जानिब देखा। तब इसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। नानी, आपके घर में कुल कितने अफराद हैं? मेरा मतलब है, क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपके यहाँ? साकिब आहिस्ता आहिस्ता मतलब की बात पर आ रहा था। बेटा, मैं अपने बड़े बेटे के साथ ही रहती हूँ। बस मेरे बड़े बेटे की ही बच्ची है। अनीला भी पढ़ाई की वजह से मेरे पास है, ये मेरी नवासी होती है। इसके अलावा मेरी एक बेटी सबा की माँ भी हमारे साथ ही होती है, जबकि मेरे दोनों छोटे बेटे अलग रहते हैं। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। खुदा जिस हाल में भी रखे, शुक्र ही अदा करना चाहिए। बस मुझे फ़िक्र है तो अपनी इस बच्ची के लिए है।
बड़ी हसास है, छोटी छोटी बात को भी बड़ा महसूस करती है। सर पर बाप का साया भी नहीं और जो भाई है वो भी पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब? साकिब ने हैरान होकर पूछा। इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई थी, तब मेरी बेटी का एक ही बेटा था। वो ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती रख लिया। सबा तो अलहदगी के चंद माह बाद पैदा हुई थी। ओह! साकिब ने जरार की तरफ देखा। क्या नाम है आपकी बेटी का और इसके बच्चे का क्या नाम था? जरार की आवाज़ में बेताबी और हल्की सी लर्जिश थी। क्या तुम जानते हो मेरे नवासे को? नानी भी खुशी में बचकाना सवाल कर गईं। शायद मैं इसे जानता हूँ, आप नाम तो बताएं। हाँ, वो तुम्हारी उम्र का ही होगा, बड़ा प्यारा सा बच्चा था। मेरी बेटी का नाम हसन आरा है और बच्चे का नाम जरार था। इसे कहना माँ बड़ा याद करती है। और जरार के वालिद का नाम रशीद अहमद था ना? अब तो जरार से जब्त करना मुश्किल हो रहा था। हाँ बेटा, यही नाम तो था। नानी, मेरी नानी जान। वो अपनी जगह से उठा और उनके कदमों में बैठकर सर उनकी गोद में रख दिया। क्या तुम? नानी की आवाज़ साथ छोड़ रही थी। जी नानी, ये आपका नवासा है, आंटी हुसन आरा का बेटा और सबा का भाई। साकिब भी जज्बाती हो रहा था और सईद की आंखों में आंसू तैर रहे थे। मेरा बच्चा, कितना रोई हूँ मैं तेरे लिए, कितनी दुआएं की हैं। नानी के आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। खुद सबा की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी। जरार ने उठकर अब सबा को गले लगा लिया और फिर इसकी पेशानी चूम ली। नानी, मैं कहती थी ना, ये मुझे अपने भाई लगते हैं और मेरा दिल भी तुम्हारी तरफ खींचता था। हाय भाई, क्या बताऊं, कितना याद किया है मैंने आपको। वो सर इसके सीने पर रखे हिचकियों में रो रही थी। नानी, बस अब चुप करें, ये तो खुशी की घड़ी है। सईद ने इन्हें समझाया। बच्चे, ये खुशी के आंसू हैं, मुझे मत रोको। रो लेने दो। मेरी हुसन आरा की आजमाइश भी ख़त्म हुई। इसे अपना बच्चा मिल गया है। नानी, मेरी अम्मी कैसी हैं? जरार ने बेताबी से पूछा। अब तो जाकर खुद ही मिल लीजिएगा। अनीला भीगी पलकों के साथ मुस्कुराई। भाई, मैं तो हर लड़के के चेहरे में आपका चेहरा तलाशती रही हूँ और इनकी मासूमियत देखिए, मालूम ही नहीं था एक अदद बहन भी रखते हैं। साकिब ने जरार का शाना थपकते हुए कहा। अम्मी तो आपको बहुत ही याद करती हैं और इन्हें पूरा यकीन भी था कि आप हमसे ज़रूर आन मिलेंगे। और वो आपके लिए फ़िक्रमंद भी थीं कि पता नहीं वहाँ आपके साथ क्या सलूक हुआ होगा। बस बहना गुजर ही गई, शायद माँ की दुआएं ढाल बनती रहीं। जरार सबा को साथ लिए अपने सामने वाली सीट पर बैठ गया था। दोनों की आंखें नम थीं मगर चेहरे सच्ची खुशी से दमक रहे थे। और नानी के सामने हुसन आरा की महरूम ज़िंदगी थी। कितना सताया था इसे ससुराल वालों ने। शोहर सदा का लापरवाह और दूसरों की बातों में आ जाने वाला। बस जिसने जो कहा ईमान ले आए। अगर किसी की नहीं सुननी तो बीवी की। इसकी तो किसी बात को रशीद अहमद ने कभी काबिल एतबार समझा ही ना था। मगर फिर भी वो सब्र शुक्र से गुजार ही रही थीं कि तलाक का दाग देने के साथ साथ बेटा छीन कर इन्हें जीते जी मार दिया। बड़ा सब्र किया है हुसन आरा ने बेटे के बगैर। जिस तरह इसने ये वक्त काटा है वो मैं ही जानती हूँ। दिन को सारे घर का काम वो नौकरों की तरह करती थी। इस पर बातें जो सुनने को मिलती थीं वो अलग। और रातों को वो अपने बच्चे के लिए रोती थी, सजदे में गिरकर इसकी सेहत और खुशियों की दुआएं मांगा करती थी। रब ने हुसन आरा की दुआएं सुन ली हैं। आज बेटा इससे आन मिला है। और क्या मिला? इतने जुल्म तोड़ने वालों को पता नहीं इंसान ये क्यों भूल जाता है। एक रोज़ खुदा के सामने पेश होना है और अपने अमाल के सिलसिले में जवाबदेह होना है। जो बोया है इसे इस दुनिया में भी काटना है। और जज़ा और सज़ा का अमल दूसरी ज़िंदगी में भी है। मगर ताकत का नशा सब भुला देता है। दूसरों को किए की सज़ा भुगतते दिखता है तो भी नसीहत नहीं पकड़ता। इसी यकीन में रहता है, नहीं ये सज़ा औरों के लिए है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नानी, आप रो रही हैं, अब चुप हो जाए ना, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अनीला इनसे कह रही थी। जरार भी सीट से उठकर इनके पास आ बैठा और बोला, प्यारी नानी, दुखों के दिन कट चुके हैं, अब इंशाल्लाह खुशियों की घड़ी मनाएंगे। जी हाँ, आप भी तैयारी कर लीजिए कि आपको बड़ा याद करते रहे हैं मौसूफ। साकिब ने झुककर अनीला से सरगोशी की। क्या मतलब? वो धड़कते दिल के साथ वजाहत चाह गई। वही मतलब जो आप समझी हैं। साकिब शरारत से हंस पड़ा। वाह वाह, जरार भाई तो एक साथ बहुत सी खुशियां बांटने पर उतरे हुए हैं। लुबना साकिब का मतलब समझकर चेकी। अरे सिर्फ आपके जरार भाई ही क्यों, हम तो खुद मोहब्बतें बांटने में बड़े फयाज हैं। अगर आप इजाज़त दें तो एक अदद सेहरा हम भी लगा लें। सेहरा ना भाई, सेहरा लगाकर तो अच्छा भला इंसान बकरा नुमा सा लगने लगता है। लुबना इसकी शौक नज़रों से घबराकर वजाहत करना चाह रही थी। आपका जो मतलब भी हो, मगर हमारा तो यही मतलब है। अब नानी को बाजार के बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्यों भाई, किस सिलसिले में? नानी समझी नहीं। वो मेरा मतलब था नानी जान के जरार को घूमने फिरने का बड़ा शौक है, तो फिर वो आपको भी तो साथ ले जाया ही करेगा। साकिब ने गड़बड़ाकर बात की उल्टी सीधी वजाहत की। सब हंस पड़े और नानी भी इस हंसी में शामिल हो गई थीं। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।